वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यहां पर हम लोग इस चैप्टर में फोकस करने वाले हैं रिसोर्सेज के ऊपर और साथ में हम लोग फोकस करेंगे डेवलपमेंट के ऊपर। मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं और डेवलपमेंट हैं, इनका आपस में कैसे रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें समझेंगे। मतलब कि रिसोर्सेस क्या होते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे इनको बचाना चाहिए और तरह तरह की बातें हम लोग यहां पर जानने वाले हैं। तो यहां पर इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक की मदद से, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे कि आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग क्या करें, अंत तक देखें। ठीक है, तो आइए हम लोग यहां पर शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग रिसोर्सेस की बात करते हैं और रिसोर्सेस को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक छोटा सा एक प्रकार का टास्क आपको दिया गया है। टास्क क्या है भाई? कहता है कि आप अपने आसपास मौजूद, अपने सराउंडिंग में मौजूद बहुत सारे आइटम्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनका नाम लिखिए। वैसे आइटम्स जो कि आपके जिंदगी को, आपके लाइफ को आसान बनाते हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण और सबसे इजी आपके लिए एग्जाम्पल क्या होगा? वो होगा आपका मोबाइल फोन। क्यों? या फिर कंप्यूटर, जिससे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, आपको ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा था, आपको इस चैप्टर को समझने में वो मोबाइल फोन और आपका कंप्यूटर मदद कर रहा है। आप ये वीडियो देख रहे हैं उस कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल फोन के ऊपर, जिससे कि चैप्टर आप आसानी से समझ पा रहे हैं। तो वो आपके लिए एक यूजफुल चीज है। इसी प्रकार से जो आपका टेबल है, आपका चेयर है, जिस पर कि आप बैठ करके स्टडी करते हैं, आप जिस बेड पर सोते हैं, वो सब चीजें आपके जिंदगी को आसान बनाती हैं। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, या फिर जो हमारा घर है, या फिर हमारे जो रोड हैं, रोड पर चलने वाली गाड़ियां हैं, ट्रेन है, एरोप्लेन है, हर चीज जो कि हमारे जिंदगी को, हमारे लाइफ को आसान बनाती है, उसका आपको लिस्ट बनाना है। अब ये क्यों करना है? ये इसलिए करना है क्योंकि ये रिसोर्स से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है भाई? तो रिसोर्स का डेफिनेशन हम यहां पर समझते हैं। व्हाट इज रिसोर्स आपसे पूछा जाए तो यहां से आप लिख सकते हैं। तो रिसोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? सिंपल सी बात कहता है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो भाई रिसोर्स क्या होगा? व्हाट इज रिसोर्स? सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आप यहीं से उठा करके डेफिनेशन लिख दीजिएगा, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को समझते हैं कि भाई रिसोर्स मतलब क्या होता है। रिसोर्स का बहुत ही सिंपल सा एकदम इजी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में वो कोई भी चीज, जो भी चीज हमारे जिंदगी को आसान बनाती है या फिर हमारे जरूरत को पूरा करती है, आवर नीड्स साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी चीज हमारे इन्वायरमेंट में हमारी जरूरत को पूरा करेगी वो हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है। लेकिन हर चीज हमारे लिए रिसोर्स नहीं हो सकती है। कब नहीं होगा, कौन सा चीज रिसोर्स होगा और कौन सा चीज रिसोर्स नहीं होगा, यह हम कैसे तय करते हैं? तो इसके लिए यहां पर कंडीशन भी दिया गया है। कंडीशन क्या है कि भाई वो चीज हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। मतलब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसकी मदद से कोई भी वस्तु का हम लोग क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके रिसोर्स के रूप में। इसी प्रकार से वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। ठीक है, उसको प्राप्त करना इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। और साथ में थर्ड क्या है? वो है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब हमारा समाज उसको स्वीकार करे। अब इन तीनों को अच्छे से समझते हैं। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल कहने का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल कहने का मतलब यह है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर हमने अभी तुरंत बात किया कि मोबाइल फोन आपका यूज हो रहा है। इसी प्रकार से कंप्यूटर आप यूज करते हैं। इसी प्रकार से घर में आप फैन चलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, बहुत सारी चीजें अप्लायंसेस जलाते हैं। उसके लिए क्या चाहिए आपको? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और साथ में आपके जो मोबाइल फोन हैं उसको बनाने में भी बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो क्या एक चीज सोचिए
कि जो मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं वो मोबाइल फोन कितने दिनों से आ रहा है। वो मोबाइल फोन 20, 30, 50 सालों से लोग यूज करते हैं। कंप्यूटर का करीब 70, 80, 100 साल हो रहा है आए हुए। उसके पहले ये चीजें अवेलेबल थी। क्या चीजें अवेलेबल थी? जिन चीजों से मोबाइल बना हुआ है, जैसे कि मोबाइल में आपके बहुत सारे मेटल वगैरह लगते हैं, शीशे का ग्लास लगता है, और भी चीजें लगती हैं, बहुत सारे केमिकल वगैरह लगते हैं। तो ये चीजें क्या पहले अवेलेबल नहीं थी? थी। लेकिन क्या उनको मोबाइल के रूप में हम यूज करते थे? नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हमारे पास पहले ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उन मेटल्स का या फिर उन चीजों को जोड़ करके एक मोबाइल फोन बना लें और मोबाइल फोन का यूज करें हम। ठीक है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का भी बात करें तो 100-200 सालों से इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई है। उससे हमारे घर में बिजली आती है जिससे कि हम लोग बल्ब, पंखा वगैरह जलाते हैं। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए 200 साल पहले रिसोर्स था? नहीं था। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी। टेक्नोलॉजी के कारण ही हम इसको आज एज अ रिसोर्स यूज कर पा रहे हैं। समझ गए? तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसको एज अ रिसोर्स यूज करने के लिए हमारे पास अभी भी टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वहां पर यूरेनियम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास एक और इसी प्रकार का एलिमेंट है जिसको कि हम लोग बोलते हैं थोरियम। थोरियम को भी यूज किया जा सकता है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए। लेकिन आज के समय में हम लोग थोरियम का यूज नहीं करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने में। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम लोग थोरियम से एनर्जी जनरेट कर सके। जब हम लोग ऐसा रिएक्टर बना लेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें कि थोरियम का यूज हो, उस दिन थोरियम को हम लोग एज अ रिसोर्स यूज करने लगेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। अब इसके बाद इकोनॉमिकली फीजिबल, ये तो बहुत इजी सा चीज है कि भाई पैसा हम लोगों के पास सफिशिएंट होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भाई कोयला, हम लोग जानते हैं कि कोयला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में जो बिजली बनती है उसमें ज्यादातर बिजली कोयले से बनती है, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में कोयला का यूज होता है। ठीक है। अब यहां पर सोचो कि भाई हम लोग अगर कोयला का प्रोडक्शन करते हैं, कोयला का माइनिंग करते हैं, और कोयला का माइनिंग करने के लिए हम लोगों को 1 केजी कोयला का माइनिंग करने के लिए अगर 1 करोड़ रुपया खर्चा होगा, तो क्या हम लोग उस 1 केजी कोयला का बिजली उत्पादन में यूज करेंगे? इकोनॉमिकली फिजिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 करोड़ रुपया खर्च करके हमें 1 केजी कोयला मिल रहा है, और उस 1 केजी से जो हमें एनर्जी प्राप्त होगा वो बिल्कुल थोड़ा सा होगा। तो भाई हमारे लिए ये जो कोयला है ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से कल्चरली एक्सेप्टेबल कहने का मतलब क्या है? मतलब कि समाज, हमारा देश उसको एक्सेप्ट करे एज अ रिसोर्स। अब यहां पर उदाहरण बहुत ही इजी है कि आप अगर दिल्ली के बारे में जानते हैं या फिर दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा कि भाई दिल्ली में बहुत ही पॉल्यूशन होता है, बहुत ही पॉल्यूशन होता है। सरकार ने बहुत तरीके की चीजों पर रोक लगा करके रखी हुई है कि भाई आप जो है दिल्ली में गाड़ी नहीं चलाइए पुराना, या फिर जो है दिल्ली में आप कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखिए, धूल ना उड़े, तरह तरह की बातें। अब दिल्ली जो देश है, दिल्ली जो प्रदेश है, इलाका है, वहां पर पॉल्यूशन बहुत ही बड़ी समस्या है, और वहां पर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते जिससे कि पॉल्यूशन बढ़े। जैसे उदाहरण के लिए हमने अभी किस चीज का बात किया? हमने अभी कोयला का बात किया, कोल का बात किया। आप सभी जानते हैं कि भाई अगर देहात के इलाकों में जाएं या फिर बहुत सारे जो आपके ढाबा वगैरह होते हैं, वहां पर कोयला को जला करके खाना बनाया जाता है। लेकिन अगर सोचिए दिल्ली में आप जाएं, अपना एक घर बनाएं, और वहां पर आप क्या करें? कोयला जला करके अपने घर में खाना बनाने लगे, तो क्या वहां के लोग, दिल्ली के लोग इस चीज को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोयला से होगा क्या? पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए वहां पर समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कोयला को एज अ रिसोर्स वहां पर खाना बनाने के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं।
समझ गए क्यों? उससे पॉल्यूशन होता है, समाज को प्रॉब्लम है। तो वही चीज है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको रिसोर्स के रूप में हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो समाज को स्वीकार नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए कि भाई रिसोर्स किन किन चीजों को कहेंगे, किस किस चीज को कहेंगे, क्या क्या कंडीशन होगा, तरह तरह की बातें हैं जो कि आप यहां पर समझ चुके हैं। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है? यहां पर कहता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। अब यहां पर एक चीज कहता है कि देखो भाई, कोई भी चीज है हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है या फिर ट्रांसफॉर्म करना है रिसोर्स के रूप में, कि भाई ये कोई सामान रखा हुआ है, इसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। रिसोर्स का मतलब क्या? हमारी जरूरत पूरा कर रहा है। तो उसके लिए ऐसे ही बस उठा करके यूज नहीं करने लगेंगे, उसको इस रूप में लाना होगा, इस तरीके से यूज करना होगा कि वो हमारी जरूरत को पूरा करे। अब कोई भी चीज है उसको अगर रिसोर्स का रूप में हमें यूज करना है तो उसके लिए तीन चीजें लगती हैं। पहला तो नेचर, जहां से वो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है वो हमारा हो गया नेचर। उसके बाद टेक्नोलॉजी चाहिए यूज करने के लिए। इसके साथ हमें इंस्टीट्यूशंस चाहिए, मतलब एक संस्था चाहिए जहां पर लोग काम करेंगे, लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, संगठन बनाकर ग्रुप में कोई एक काम करेगा, कोई दूसरा काम करेगा और सब लोग मिलकर के क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए इस प्रकार से समझिए कि अगर आप अपने आसपास लोहे की किसी भी चीज को देख रहे हैं तो वो क्या है? आपके लिए लोहा एक प्रकार का क्या है? रिसोर्स है। भाई आयरन क्या है? आयरन आपके लिए रिसोर्स है। लेकिन इस आयरन को अगर आप देखें तो क्या आयरन डायरेक्टली नेचर में मिलता है क्या, कि हम ऐसे गए उठाए और आयरन को यूज करने लगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को मिलता है आयरन ओर। आयरन ओर हमें नेचर में मिलता है, जो कि एक प्रकार से मिट्टी जैसा होता है, उस प्रकार का होता है। इस आयरन को हम लोग नेचर से लेते हैं, फिर लगाते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी लगा करके इसका क्या करते हैं? हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं। समझ गए? इसके साथ ही यहां पर इसमें से हम लोग क्या करते हैं? आयरन निकालते हैं। ठीक है, और फिर आयरन हमें मिलता है। ये जो प्रोसेस है आयरन ओर को आयरन में कन्वर्ट करने का, ये ऐसे ही नहीं हो जाता है। वहां पर बहुत टेक्नोलॉजी लगती है और साथ में वहां पर बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती हैं जहां पर लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं और वो सब मिल करके इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने का काम करते हैं। तो यहां पर किसी भी चीज को रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहला तो नेचर, नेचर से जहां से वो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। दूसरा, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और साथ में हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जहां पर लोग काम करेंगे और इस टास्क को कंप्लीट करने का काम करेंगे। ठीक है, यहां पर यही चीज है कि देखो भाई, किसी भी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए तीन चीजों का इंटरेक्शन चाहिए। आपका नेचर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और साथ में इंस्टीट्यूशन हो गया। और इसके बीच में ह्यूमन बीइंग्स को इसलिए लिखा गया है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ही क्या करते हैं? नेचर से उस ऑब्जेक्ट को लेते हैं, टेक्नोलॉजी खोजते हैं कि भाई कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे, तो ये भी ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। और इंस्टीट्यूशंस में भी कौन काम करता है? ह्यूमन बीइंग्स काम करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर यह बात समझ में आ जाती है। आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है? आगे कहता है यही चीज, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनको हम लोग अपने समाज के, अपने देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज करते हैं। अब यहां पर क्या कहता है? आगे यहां पर कहता है कि डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी? दे आर नॉट। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आज के समय में हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मानना यह है कि जो रिसोर्सेज हम लोग यूज कर रहे हैं ये हमें नेचर से फ्री गिफ्ट में मिला है। मस्ती से यूज करो, टेंशन फ्री होके यूज करो, जितना यूज करना है उतना यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई गिफ्ट में मिला है, हम लोग यूज करेंगे, खत्म करेंगे, मस्ती आएगा, मजा आएगा।
क्या ऐसा है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर अगर हम लोग देखें तो रिसोर्सेज जो हैं वो एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और साथ में लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। अगर हम रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, संभल करके यूज नहीं करेंगे, तो एक दिन एक समय ऐसा आएगा जिस दिन बहुत सारे रिसोर्सेस क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर आगे कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग्स भी एक प्रकार से खुद में क्या है? एक प्रकार के रिसोर्स हैं, क्योंकि ये खुद से काम करके दूसरे ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं और साथ में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रिसोर्स के रूप में। ठीक है। अब यहां पर आगे आपको दिया गया है क्लासिफिकेशन रिसोर्सेस का। क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से किया गया है, ओरिजिन के बेसिस पर, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पर और साथ में स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर। ठीक है। अब यहां पर देखिए, पहले जो था एनसीईआरटी आज के 2-3 साल पहले, उसमें इन सबको डिटेल में पढ़ना होता था, लेकिन यहां पर आपको अब डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस जान लेना है। अब ओरिजिन के आधार पर जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो होता है बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक, एबायोटिक, इन सब को मैं शॉर्ट में क्या करता हूं, समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, बायोटिक, एबायोटिक, सिंपल सी बात है। बायोटिक मतलब क्या? वैसे रिसोर्सेज जो कि हमें लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोई जानवर से, प्लांट से हमें जो रिसोर्स प्राप्त होगा वो हमारे लिए बायोटिक रिसोर्स है। ठीक है। और एबायोटिक रिसोर्स मतलब कि जो हमें नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमें जो नेचर से प्राप्त होता है वो नॉन लिविंग थिंग है, वो हमारा क्या हो गया? हमारा एबायोटिक रिसोर्स हो गया। अब यहां पर देखिए, बायोटिक, एबायोटिक का डेफिनेशन वगैरह है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आपको अगर चाहिए तो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगला, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर क्या है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल तो आपको एक प्रकार से समझ में आ गया होगा कि ऐसा रिसोर्स जिसको कि हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है। अब रिन्यूएबल में बात करें तो इसमें आएगा 2 प्रकार का। पहला तो अनलिमिटेड, जो कि हमारे लिए अनलिमिटेड है, जैसे कि अगर हम लोग देखें जो सोलर एनर्जी है वो क्या है? अनलिमिटेड है, जितना यूज करो हमेशा सोलर एनर्जी आते रहेगा। विंड एनर्जी क्या है? हमेशा विंड बहते रहेगा, आप विंड एनर्जी यूज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद यहां पर रिन्यूएबल में दूसरे प्रकार का रिसोर्स आता है जिसको कि रिप्लेनिशेबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि जंगल हो जाता है, जंगल के अलावा जो यहां पर आपको वाटर रिसोर्स है वो भी एक प्रकार का रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन वो रिप्लेनिशेबल रिसोर्स है। मतलब क्या? मतलब कि लिमिटेड क्वांटिटी में अगर तुम जंगल को काटो, थोड़ा थोड़ा पेड़ काटो, तो वो कुछ सालों में फिर से वहां पर जंगल आ जाएगा। लेकिन बहुत बड़े स्तर पर अगर तुम जंगल को साफ कर देते हो, काट देते हो, तो वो फिर से रिप्लेनिश नहीं करने पाएगा। इसी प्रकार से जो वाटर होता है, वाटर रिसोर्स, जैसे कि ग्राउंड वाटर हो गया, पॉन्ड वाटर हो गया, उसको अगर संभल कर अच्छे तरीके से यूज करो तो वो फिर से बनते जाएगा, फिर से तैयार होते जाएगा और एक प्रकार से तुम हमेशा उसको यूज कर सकते हो, जिंदगी भर सैकड़ों हजारों सालों तक यूज कर सकते हो। लेकिन तुम अगर बहुत ज्यादा उसका यूज करोगे अनलिमिटेड क्वांटिटी में, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर नॉन रिन्यूएबल तो मतलब समझ रहे हो कि एक बार खत्म कर दिया तो फिर वो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे कि हमारे आसपास जो नेचर में कोयला मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है, या फिर फोजल फ्यूल मिलता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है। एक बार खत्म मतलब खत्म, दोबारा वो हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। अब यहां पर आगे हमारे सामने आ जाता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर सिंपल सा है, पहला है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब क्या? मतलब कि ऐसा रिसोर्स जो कि किसी रीजन में पाया गया है लेकिन अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं किया गया है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आता है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स मतलब क्या? ऐसा रिसोर्स जिसको कि हमने सर्वे कर लिया है, उसका क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है, हम यूटिलाइज लेकिन अभी भी एक प्रकार से नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी तो कर रहे हैं। ठीक है। फिजिबिलिटी और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। स्टॉक रिसोर्स, हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे मटेरियल जिनमें एक प्रकार से कैपेसिटी है कि वो हमारी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। कोई चीज है रखा हुआ, हम जानते हैं कि उसको यूज करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अभी उसको यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? या तो हमारी अभी जरूरत नहीं है, या फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी कोई रीजन से। ठीक है। इसके बाद यहां पर रिजर्व आ जाता है।
रिजर्व मतलब क्या, मतलब कि यहां पर ये एक प्रकार का स्टॉक ही होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उसको यूज कर सकते हैं, हमारे पास रखा हुआ है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस अभी हमको यूज नहीं करना है, हमने उसको फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा हो गया, इसमें कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, ओरिजिन तो हमने बात कर लिया। यहां पर ओनरशिप के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर बात कर लेते हैं। ओनरशिप के आधार पर आपके 4 प्रकार के हो गए। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब तो समझ रहे होंगे, सिंपल सी बात है कि भाई किसी एक व्यक्ति का रिसोर्स, जैसे ये पेन है मेरे पास, ये एक प्रकार का इंडिविजुअल रिसोर्स है, क्योंकि ये मेरा पेन है, किसी और को मैं नहीं दूंगा, ये मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है, मेरी जरूरत को पूरा करता है, किसी और को इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स मतलब कि समाज, एक मोहल्ले में, एक शहर में जो रिसोर्स अवेलेबल है, जो कि उस समाज के लोग उस रिसोर्स को यूज करते हैं, वो कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। जैसे कि हमारे शहर में जो पार्क है, या फिर हमारे शहर में जो फुटपाथ है, रोड है, वो क्या है? एक प्रकार का कम्युनिटी रिसोर्स है, क्योंकि हमारे समाज के, हमारे इलाके के लोग उसको यूज करते हैं। इसके बाद नेशनल रिसोर्स मतलब क्या? किसी एक कंट्री में पाया जाने वाला रिसोर्स क्या हो गया? नेशनल रिसोर्स। जैसे कि हमारे देश में जितनी भी चीजें हैं, सब क्या हैं? एक प्रकार का नेशनल रिसोर्स है। जैसे कि मेरा घर है, ये इंडिविजुअल रिसोर्स है, लेकिन साथ में नेशनल रिसोर्स भी है। कैसे? क्योंकि अगर सरकार को जरूरत पड़ेगा तो वो मेरे घर को ले सकती है। इसी प्रकार से हमारे देश में बहुत सारी चीजें हैं जो कि सरकार के कंट्रोल में है। जैसे हमारे देश में जो जंगल है, हमारे देश में जो सड़कें बनी हुई हैं, और भी तरीके की चीजें जो हैं, जो सरकार के कंट्रोल में है, वो क्या है? नेशनल रिसोर्स है। इसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब कि जो कि किसी एक कंट्री का नहीं है, एक कंट्री उसका मालिक नहीं है। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर हर कंट्री के जो समुद्री सीमा होती है, उससे 12 नॉटिकल माइल के बाद उसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन शुरू होता है, जहां पर उस कंट्री का कंट्रोल होता है। और फिर उसके बाद आगे जाकर के क्या होता है? आगे जाकर के यहां पर आपका इंटरनेशनल इलाका शुरू हो जाता है, इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाता है 200 नॉटिकल माइल के बाद, जहां से कोई भी कंट्री उसका मालिक नहीं होगा, किसी कंट्री का नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए बात करूं, यहां पर समझिए इसको, ये कंट्री है, इस कंट्री का मतलब यहां पर क्या है? सी बाउंड्री है। यहां से 12 नॉटिकल माइल तो भाई कंट्री का ही इलाका हो गया। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक, सी कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसके बाद इसके बाहर का जो ये सब इलाका है, ये इलाका, यहां पर कोई भी कंट्री मालिक नहीं है, इंडिया उस इलाके का मालिक नहीं है। तो यहां पर कोई भी कंट्री आएगा, रह सकता है, घूम सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंटरनेशनल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे अब हमारे सामने क्या आ जाता है? आगे यहां पर हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ लिए, लेकिन यहां पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स 2 कैटेगरीज में किए गए हैं। पहला तो नेचुरल रिसोर्स, मतलब जो नेचर से हमें मिलता है, और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो हम ह्यूमंस हैं, हम खुद एक प्रकार के रिसोर्स है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। नेचुरल रिसोर्स 2 प्रकार के, रिन्यूएबल हो गया और साथ में नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में एक हो जाता है कंटिन्यूअस और फ्लो, मतलब जो हमेशा कंटिन्यूअस है, फ्लो करते रहता है, विंड, वाटर, ये सारे। बायोलॉजिकल में आपका नेचुरल वेजिटेशन आ गया, वाइल्ड लाइफ आ गया। नॉन रिन्यूएबल में आपको जैसे कि जो मेटल्स वगैरह होते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल और जो होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, वो सब आपके आ जाते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल में। इनको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। 2 प्रकार का इसमें भी आ गया, एक जिसको कि रिसाइकल कर सकते हैं, और दूसरा जिसको रिसाइकल नहीं कर सकते। जो हमारे पास मेटल्स वगैरह हैं, उनको हम लोग रिसाइकल कर लेते हैं, आप कूड़े वाले को बेच देते हैं, वो जाकर के क्या कर देता है? उसको रिसाइकल करने में भेज देता है। तो वो आपका हो गया। मेटल वगैरह क्या होते हैं? रिसाइकलेबल होते हैं। और नॉन रिसाइकलेबल होते हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोयला एक बार जला दिया तो जला दिया, खत्म हो गया, वो दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद ह्यूमंस में आपका स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्या है टॉपिक? आगे हमारे सामने टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यहां पर कहता है कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि हमारी जो जिंदगी चल रही है वो रिसोर्सेज के आधार पर ही चल रही है। हमारे आसपास जो जिंदगी में चीजें हम यूज कर रहे हैं वो सब क्या हैं, हमारे लिए रिसोर्स हैं। हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसोर्स, और साथ में हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके लिए भी रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोचिए कि आपके आसपास की जो रिसोर्सेज है वो अगर चला जाए तो आप कहां रहिएगा, आपका घर चला जाए, कंप्यूटर चला जाए, या फिर कैमरा चला जाए, मोबाइल चला जाए, जो आपका बेड है वो चला जाए, सब चीज चला जाए, तो कहां रहिएगा, आप जाइएगा जंगल में रहिएगा, या फिर गुफा में जाकर रहना पड़ेगा। तो भाई हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाए रखने के लिए रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और एक तरीके से बात करें तो हमारे सर्वाइवल तक के लिए रिसोर्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हमारा सर्वाइवल का भी एक प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। कहता कि इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये बहुत सारे लोगों पहले मानते थे, सोचते थे कि भाई रिसोर्सेज जो है ना वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, मस्ती से यूज करो, जितना यूज करना उतना यूज करो। तो इसका असर क्या हुआ, वही चीज जो मैंने कहा, ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। लोगों ने क्या किया, बिना सोचे समझे किसी तरीके से एकदम हुमच के क्या किया, रिसोर्सेज का यूज किया, और यहां पर क्या हुआ, हमारे समाज में, हमारे पूरी दुनिया में कई प्रकार के प्रॉब्लम्स उसकी वजह से देखने को मिले। क्या प्रॉब्लम्स हुए, सबसे पहला तो यह हुआ कि जो रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लीशन हुआ। क्यों, क्योंकि हमने बिना सोचे समझे रिसोर्सेज का यूज किया, इस वजह से यहां पर जो रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लीशन होने लगा, उनका स्तर बहुत ज्यादा गिरने लगा। इसके साथ ही यहां पर यह भी प्रॉब्लम हुआ कि हमारे दुनिया में, हमारे समाज में एक प्रकार का भेदभाव क्रिएट हो गया। कुछ लोग ऐसे हो गए जिनके पास बहुत सारा रिसोर्स हो गया, उनके कंट्रोल में बहुत सारा रिसोर्स हो गया, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनके पास रिसोर्सेज की कमी हो गई। तो कुछ फ्यू हैंड्स में रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन हो गया। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि आप जब सोचो कि हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, तो यहां पर जो भी रिसोर्सेज निकलते थे, जैसे कि यहां पर जो कोयला निकलता था या फिर जो मिनरल्स निकलते थे, उन सबको क्या किया जाता था, इंग्लैंड एक्सपोर्ट कर दिया जाता था कि भाई इंग्लैंड जो देश है उसका एक तरीके से डेवलपमेंट हो, बेहतर हो, तो वहां के लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्स है और इंडिया के लोगों के पास बहुत सारा रिसोर्स की कमी है। क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई कुछ लोगों के पास रिसोर्स जा रहा है, बाकी लोगों के पास रिसोर्स है ही नहीं। इसी प्रकार से आज के समय में देखो तो आज के समय में भी हम एक प्रकार से अपने देश में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत अमीर हैं, बहुत पावरफुल हैं, उनके पास बहुत तरीके के रिसोर्सेज हैं, अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए उनके पास रिसोर्सेज हैं। लेकिन हमारे समाज में एक बहुत बड़ा ग्रुप लोगों का ये भी है जिनके पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे क्या कहता है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। हमने बिना सोचे समझे एकदम बहुत ज्यादा स्तर पर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया है, उससे हमारे पूरे एनवायरनमेंट में बहुत बुरा असर पड़ रहा है और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। और हमारे पास आज के समय में बहुत तरीके के चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिसोर्स के यूटिलाइजेशन की वजह से क्रिएट हुए हैं। हमने बिना सोचे समझे किसी तरीके से रिसोर्स का यूज किया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है कि भाई देखो, हमने देख लिया कि क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे यूज करने की वजह से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि हम लोग क्या करें, रिसोर्सेज के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करें कि समाज में, देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच में सही मात्रा में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। जिनके पास नहीं है उनको भी रिसोर्सेज प्राप्त हो, उनको भी मौका मिले कि भाई हम लोग क्या करें, रिसोर्सेज उनको मिले। और ये सिर्फ हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों में यही समस्या है और इस समस्या को दूर करने की जरूरत है। ठीक है, आगे कहता है कि इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यू, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। और इसी तरीके से जिस प्रकार से आज हम लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी प्रकार से इसका रिसोर्सेज का इस्तेमाल चलता रहा और कुछ देशों के हाथों में ये पावर बनी रही, उनके हाथों में रिसोर्सेज का बना रहा, तो यहां पर हमारा प्लेनेट का फ्यूचर भी एक प्रकार से डेंजर में आ सकता है। अब यहां पर इन परेशानियों की वजह से
हमें क्या करना है, रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज करना है, सोच समझकर यूज करना है, प्लानिंग करके यूज करना है। और यही चीज यहां पर कहता है कि देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमारी दुनिया में सभी प्रकार की जिंदगी को बनाए रखने के लिए, सिर्फ इंसानों की नहीं बात हो रही है, जानवरों की भी बात हो रही है, सभी प्रकार के लोगों की बात हो रही है, सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है कि अगर सभी को हमें जिंदा रखना है, सभी को एक प्रकार से अच्छी जिंदगी देना है, तो हमें क्या करना होगा, रिसोर्स प्लानिंग करना होगा। मतलब कि सोच समझकर विचार करके रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना होगा, और साथ में यहां पर क्या करना होगा, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के ऊपर ध्यान देना होगा, ताकि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। अब ये दोनों टर्म्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या, यहां पर आपको थोड़ा सा डेफिनेशन दिया गया है, यहां पर आइए देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसको पढ़िएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। देखो भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल मतलब है कि हम लोगों को अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अपने समाज का, देश का डेवलपमेंट करना है, लेकिन इस प्रकार से करना है कि हमारे नेचर को नुकसान ना हो, और साथ में इस प्रकार से करना है कि हम लोग अभी जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्स का यूज करें, ताकि आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्स बच जाए। मतलब कि हम लोगों ने क्या किया, बहुत इतना कोयला यूज किया, इतना कोयला यूज किया कि 50 साल बाद कोयला खत्म हो गया, और 50 साल बाद लोग जो हैं वो बिजली जलाने के लिए उनके पास कोयला ही नहीं है। तो क्या ये अच्छी चीज है? बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, सोच समझकर सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज करना होगा, ताकि फ्यूचर में भी रिसोर्सेज बचे रहें, समझ गए, और साथ में हमारे एनवायरनमेंट को, नेचर को भी किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। अब यहां पर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह है कि हमें एक प्रकार से अपना एग्जिस्टेंस इस प्रकार से बनाकर रखना है कि हम भी एक प्रकार से रहें, और साथ में दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर भी किसी भी प्रकार का बैड इंपैक्ट ना हो, उनके जो लाइफ वगैरह है उनके ऊपर हम लोग को किसी प्रकार का खतरा ना बने। अब यहां पर आगे है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। 1992 में क्या हुआ, जब एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट देखा जाने लगा, और देखा जाने लगा कि बहुत तरीके से बैड इंपैक्ट हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, तब क्या किया गया, एक प्रकार का मीटिंग बुलाया गया, जहां पर दुनिया के बहुत सारे देशों से लीडर्स को बुलाया गया कि भाई आप सब लोग आइए, हम लोग डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तरीके तरीके की चीजें। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इंटरनेशनल अर्थ समिट रखा गया रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, जहां पर 100 से ज्यादा देशों के हेड ऑफ स्टेट आए थे। हेड ऑफ स्टेट मतलब कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह आए थे, ठीक है। तो यहां पर यही चीज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन चीजों के ऊपर बात किया गया। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक आपको प्रिंसिपल या फिर एजेंडा 21, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयार किया गया कि हाँ भैया आगे जो हम लोग डेवलपमेंट करेंगे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, नियम कानून वगैरह बनाया गया, उसके हिसाब से आगे काम शुरू किया गया। तो यहां पर क्या हुआ, एजेंडा 21 तैयार किया गया। एजेंडा 21 क्या था, एक प्रकार से 21st सेंचुरी में हम लोग किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, सभी देश किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, यह चीज यहां पर तय किया गया था, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि ये एजेंडा 21 क्या है भाई। यहां पर एजेंडा 21 में कहता है कि ये एक प्रकार का डिक्लेरेशन है जिसको कि वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा साइन किया गया था 1992 में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीडी में, जो कि हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। और इसका एम क्या है, एजेंडा 21 में लिखा क्या हुआ था जिसको कि सभी देशों ने एक्सेप्ट किया, यहां पर लिखा हुआ था कि भाई यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देंगे। मतलब क्या, मतलब दुनिया के सभी देश अपने अपने देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप समझ चुके हैं। कहता है कि ये एक एजेंडा था जिसमें कि जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, पॉवर्टी, डिजीज, ग्लोबल कॉपरेशन, इन सब चीजों को
टैकल करने की कोशिश की गई थी। भाई हमारे समाज में, देश में, दुनिया में जो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं इनको एक प्रकार से खत्म किया जाए, ठीक है, जिसमें कि सभी देश मिल करके काम करेंगे और मिल करके काम करेंगे, दुनिया से गरीबी वगैरह सब चीज खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर। रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें अभी तक पढ़ चुके हैं, हम लोग समझ गए कि भाई रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है। तो यहां पर आइए इसको लाइन बाय लाइन आप पढ़ते हैं कि यहां पर क्या क्या रहा है। कहता है कि प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। कहता है कि भाई देखो, रिसोर्स का जो प्लानिंग है, रिसोर्स प्लानिंग जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी है। दुनिया में जब लोगों ने देखा कि भाई रिसोर्स का बहुत एक तरीके से अंधाधुंध यूज हो रहा है, हम लोगों को जुडिशियस यूज करना चाहिए, रिसोर्सेस का सोच समझ कर करना चाहिए, तो वहां पर कई तरीके अपनाए गए, कई सारे तरीके से रिसोर्सेस को सही यूज करने का कोशिश किया गया। उसमें जो रिसोर्स प्लानिंग था वो एक प्रकार से सबसे अच्छा तरीका साबित हुआ कि हम लोग इस प्रकार से रिसोर्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं, जुडिशियस यूज कर सकते हैं। अब यहां पर इंडिया के बारे में कहता है कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग और भी ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है रिसोर्स के मामला में। डाइवर्सिटी कहने का मतलब यह है कि इंडिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर रिसोर्स बहुत ज्यादा पाया जाता है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए यहां पर रिसोर्स का प्लानिंग करना, सोचना, समझना, सही तरीके से उसके बारे में प्लान करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कहता है कि देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। वही बात कहता है कि इंडिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे रिसोर्स हैं, कुछ इलाके हैं जहां पर रिसोर्स की भारी किल्लत है, कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हैं रिसोर्स के बारे में, और दूसरे रिसोर्स ऐसे हैं जो कि ओवर डिपेंडेंट है दूसरे इलाकों के ऊपर। तो इसलिए यहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में। अगर एग्जाम्पल देखें तो यहां पर एग्जाम्पल में किन किन राज्यों के बारे में कहता है, झारखंड राज्य के बारे में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर मिनरल्स और कोल डिपोजिट बहुत ज्यादा है। इसके कंपेरिजन में अरुणाचल प्रदेश में देखें तो वहां पर वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है। वहीं अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो यहां पर सोलर और विंड एनर्जी को अच्छी तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं लेकिन वहां पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है। इसी प्रकार से लद्दाख की बात करें तो वो एक प्रकार का कोल्ड डेजर्ट है, वो पूरे इंडिया से आइसोलेटेड है, यहां पर बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है, यहां पर टूरिज्म बहुत डेवलप कर सकता है, लेकिन यहां पर वाटर की बहुत किल्लत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की किल्लत है और साथ में बहुत सारे मिनरल्स वगैरह भी यहां पर नहीं है। तो इन चीजों की वजह से कि भाई इंडिया में हमारा रिसोर्स का बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और साथ में अगर हम लोग दुनिया की भी बात करें तो पूरी दुनिया में भी रिसोर्स का डाइवर्सिटी है। कुछ इलाके हैं जहां पर भारी रिसोर्सेज हैं और कुछ इलाके हैं जहां पर रिसोर्सेज की बहुत ही कमी है। इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, रिसोर्स प्लानिंग करना होगा हर लेवल के ऊपर, स्टेट के लेवल के ऊपर भी, कंट्री के लेवल के ऊपर भी और साथ में इंटरनेशनल लेवल में भी हम लोगों को क्या करना होगा, रिसोर्स प्लानिंग अच्छी तरीके से करना होगा ताकि हम लोग जुडिशियस यूज कर सके रिसोर्स का। अब यहां पर अगला हमारे सामने टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया की बात कर रहा है और इंडिया में हम लोग किस प्रकार से रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, रिसोर्सेज को किस प्रकार से प्लान करके यूटिलाइज करने का हम काम करेंगे, ये स्टेप्स यहां पर बताए गए हैं। तो यहां पर कहता है कि रिसोर्स प्लानिंग एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस ये 3 स्टेप जान लेने हैं। कौन कौन से स्टेप हैं? पहला स्टेप तो ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करें और साथ में इन्वेंटरी तैयार करें। मतलब कि यहां पर हम लोग ये पहचाने कि इंडिया के किस इलाके में कौन कौन सा रिसोर्स मिलता है, उसका पूरा एक इन्वेंटरी तैयार करें और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सर्वे करना होगा, मैपिंग करना होगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेट लगाना होगा, मेजरमेंट करना होगा ताकि हमें यह पता चल सके कि इंडिया के किस इलाके में कौन सा रिसोर्स मिलता है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितने दिनों तक चलेगा, तरह तरह की जानकारी हमें क्या करना होगा, पूरा डाटा तैयार करना होगा।
जब हमने डाटा तैयार कर लिया उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना होगा कि भाई वो जो रिसोर्स है उसको हम लोग यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी लगेगा, कौन सा स्किल लगेगा, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस हम लोग सेटअप करेंगे ताकि हम लोग रिसोर्स का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से कर सके, उसको रिसोर्स के रूप में तैयार हम लोग कर सकें। इसके बाद थर्ड हमारे लिए पॉइंट क्या है, वो है मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। मतलब कि देखो हर कंट्री का एक प्लान होता है कि हम लोग अपने देश को कैसे डेवलप करने वाले हैं, हमारे देश को डेवलप करने के लिए कौन सा रिसोर्स चाहिए, कौन सा रिसोर्स यूजफुल है, ये चीज है कि भाई कहां पर ब्रिज बनाना है, कहां पर रोड बनाना है, उसके लिए क्या लगेगा, सीमेंट लगेगा, छड़ लगेगा, बहुत सारी चीजें लगेंगी। तो हर कंट्री का एक पूरा अपना क्या होता है, डेवलपमेंट प्लान होता है। हमें क्या करना है, अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से यह देखना है कि हमारे लिए कौन सा रिसोर्स ज्यादा यूजफुल है, उस रिसोर्स के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देंगे। और इसी प्रकार से हर रिसोर्सेस के ऊपर हम ध्यान देंगे कि कौन सा रिसोर्स को हमें ज्यादा डेवलप करना है, कौन से रिसोर्स पर अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हम लोग प्लान तैयार करेंगे। अब यहां पर कहता है कि इंडिया हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब इंडिया आजाद हुआ था उसके तुरंत बाद ही यहां पर रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। और यहां पर जब फर्स्ट 5-year प्लान आया था, फर्स्ट 5-year प्लान कहने का मतलब क्या है, देखो जब इंडिया आजाद हुआ था उस समय एक सरकार का डिपार्टमेंट होता था प्लानिंग कमीशन। वो क्या करता था, 5-5 साल का गोल सेट करता था कि भाई 5 साल में हमें क्या करना है, इंडिया में क्या डेवलपमेंट करना है, क्या काम करना है। तो वो फर्स्ट जब 5 साल आया था तो उसी समय से यहां पर रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। अब यहां पर कहता है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी रीजन को डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज का अवेलेबल होना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स के अवेलेबल होने से हम लोग अपने देश में या फिर अपने समाज में डेवलपमेंट नहीं ला सकते हैं। अगर हमारे पास रिसोर्स हैं तो रिसोर्स के साथ साथ हमें क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी, इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए होंगे जो कि उस रिसोर्स का यूज करके हमारे कंट्री को डेवलप करने में मदद करेंगे। अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होने पाएगा। ठीक है, तो भाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस तुम ये एक प्रकार से समझ रहे हो क्योंकि शुरुआत में ही हमने बात की थी। एग्जाम्पल के लिए एक बात करते हैं, जैसे कि देखो अभी तक हमारे देश में क्या होता था, 1 साल 2 साल 4 साल पहले तक हमारे देश में मोबाइल फोन्स नहीं बनते थे। हम लोग जो भी मोबाइल फोन यूज करते थे वो मोबाइल फोन कहां बनते थे, चाइना में बनते थे, और चाइना से बनकर के इंडिया आते थे और हम लोग उसको खरीदते थे, यूज करते थे। लेकिन आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे कंट्री में मोबाइल फोन हम लोग खरीदते हैं वो चाहे वो एप्पल का हो, वीवो का हो, Xiaomi का हो, किसी भी कंपनी का हो, वो हमें मेड इन इंडिया मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे कंट्री ने, हमारे गवर्नमेंट ने फोकस किया कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी ये टेक्नोलॉजी है मोबाइल फोन बनाने का उसको इंडिया लाएंगे। साथ में जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ये डेवलपमेंट का काम करते हैं, मोबाइल फोन बनाने का काम करते हैं, उनको भारत में तैयार करेंगे। मतलब कि इंडिया में तुमको अब दिख रहा है कि इंडिया में फैक्ट्रियां लग चुकी हैं जहां पर मोबाइल फोन बनते हैं, इंडिया में वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे मोबाइल फोन बनता है। तो इंडिया में अब फैक्ट्रियां काम कर रही हैं और मोबाइल फोन बन रहा है। तो ये एक तरीके से हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है कि भाई हमारे पास तो रिसोर्सेज हैं, हम लोग क्या लाए हैं, टेक्नोलॉजी लाए हैं, इंस्टीट्यूशंस तैयार कर रहे हैं जिससे कि हमारे देश में मोबाइल फोन बने। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजों में बहुत तरीके की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब यहां पर अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे थे कि भाई अलग अलग रिसोर्सेज में, अलग अलग इलाके में अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल है, कहीं पर है रिसोर्स, कहीं पर नहीं है। ठीक है, अब यहां पर कहता है आगे, देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्स बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। इंडिया में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि रिसोर्सेस के मामले में काफी रिच हैं, लेकिन वो इंडिया के इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में आते हैं। और वहीं इंडिया में कुछ ऐसे रीजन हैं जहां पर रिसोर्सेस की मात्रा बहुत ही कम है, लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड इलाके में आते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए अगर तुम देखो तो उदाहरण के लिए जो छत्तीसगढ़ राज्य है, झारखंड राज्य है, यहां पर रिसोर्सेज भर भर के हैं, भारी मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन तुम यहां को देखो तो इन इलाकों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उसी तरीके से तुम अगर चले जाओ किसी दूसरे इलाके में, जैसे कि अगर उदाहरण के लिए तुम अगर देखो मुंबई को देख लो, मुंबई में क्या रिसोर्स है? कुछ भी नहीं है, केवल एक चीज है वहां की खासियत कि वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है और वहां पर ट्रेडर्स आते थे, वहां से ट्रेड होता था। तो रिसोर्सेस के मामले में ज्यादा अमीर कौन है? छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, लेकिन इनके कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप्ड कौन है? मुंबई डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि वहां एक तरीके से दूसरा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा था, वहां पर ट्रेड वगैरह ज्यादा होता था। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े, आगे कहता है कि देखो हमारे देश में जो कॉलोनाइजेशन का हिस्ट्री है, मतलब कि जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था, ये वाली जो हिस्ट्री है, इसमें हमें पता चलता है कि जो अंग्रेज यहां पर आए थे या फिर इंडिया के अलावा किसी और कॉलोनी में गए थे, वो क्यों आए थे या फिर किसी और कॉलोनी में क्यों गए थे? उसका कारण यह था कि जो रिसोर्सेज थे उन कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया में जो रिसोर्सेज थे, इससे अंग्रेज लोग बहुत प्रभावित थे। अंग्रेजों को जो चीजें चाहिए थी वो इंडिया में अवेलेबल थी, इस वजह से यहां पर क्या आए थे? अंग्रेज आए थे। और इसी प्रकार से दुनिया के दूसरे देशों में जहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उनका फायदा लेने के लिए अंग्रेज वहां भी गए थे, यूरोपियन कंट्रीज वहां पर भी गए थे। तो यहां पर बात यह है कि वो रिसोर्सेज को यूज करने के लिए यहां पर जो अंग्रेज थे उनके पास हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, मतलब उनके पास एक प्रकार से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी, जिससे कि इन रिसोर्सेज को वो ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर सकते थे, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते थे, और इसलिए एक प्रकार से वो सक्सेसफुल भी हुए अपने इस टारगेट में। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहता है कि देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। कहता है कि देखो भाई, तुम्हारे पास रिसोर्स है, भर भर के है, रखा हुआ है, उसका फायदा तुम्हारे देश को, समाज को डेवलपमेंट के रूप में तभी मिलेगा जब तुम रिसोर्स के साथ साथ अपने देश में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करो और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करो। अगर तुम इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं करोगे तो तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं होगा, चाहे कितना भी रिसोर्स तुम्हारे पास है। जैसे अगर उदाहरण के लिए देखो, कोयला तुम्हारे पास है, तुम्हारे इलाके में बहुत सारा कोयला रखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास पावर प्लांट नहीं है जिससे कि कोयला जला करके बिजली प्रोड्यूस करो, तो तुम्हारा कोयला रिसोर्स के रूप में यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर तुम देखो, तुम्हारे पास मोबाइल फोन बनाने के लिए सारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो रखा हुए हैं, तुम्हारे पास ग्लास है या फिर तुम्हारे पास प्लास्टिक्स हैं या फिर और भी चीजें हैं, लेकिन तुम्हारे पास अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो फैक्ट्री इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि उस मोबाइल फोन को तैयार करे, तो मोबाइल फोन कभी बनेगा ही नहीं। समझ गए? तो रिसोर्स के साथ साथ ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कहता है कि इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। तो यहां पर यही चीज है कि इस प्रकार से यहां पर आपका रिसोर्स डेवलपमेंट हो सकता है। अब यहां पर एक टॉपिक है, इसी में इंक्लूडेड है, वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई अभी तक हमने बात क्या किया? हमने बात किया कि रिसोर्स को डेवलप करो, यूज करो, लेकिन यहां पर अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? कंजर्वेशन की बात करने वाले हैं कि भाई ठीक है, रिसोर्स जो है वो हमारे किसी भी देश के लिए, किसी भी इलाके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि वहां पर डेवलपमेंट हो सके, मतलब डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम लोग रिसोर्स डेवलप करते जाएं और उसका इरेशनल कंजम्पशन करते जाएं, बिना सोचे समझे उसको यूटिलाइज करते जाएं, तो यहां पर क्या होगा? हमारे समाज में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो इन प्रॉब्लम्स को होने से रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? रिसोर्स कंजर्वेशन करना होगा, ताकि हम एक प्रकार से लिमिटेड क्वांटिटी में जरूरत जितना है उतना ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, यूज करें। और ये चीज जो है हमारे बहुत सारे लीडर्स ने हमेशा एक तरीके से बात किया है, इसके बारे में बताया है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग गांधी जी की बात करें तो गांधी जी जो थे वो रिसोर्स कंजर्वेशन पर बहुत बात किया करते थे और वो कहा करते थे, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड।
यानी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास भरपूर मात्रा में रिसोर्स है, लेकिन लोगों की भूख को पूरा करने के लिए, लोगों की लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास कभी भी रिसोर्स पूरे नहीं पड़ेंगे। समझ गए? तो उनका कहना था कि जो ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल हैं, और साथ में आज जो हमारा समाज बन चुका है जिसमें रिसोर्स का पूरा एक एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है, जिसमें कि रिसोर्सेस को बहुत जोर से हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं कि भाई हमको सब चीज चाहिए, हमको मोबाइल फोन भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, टैबलेट भी चाहिए, स्क्रीन भी चाहिए, कैमरा भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, बल्ब भी चाहिए, हर चीज हमको चाहिए। तो इस प्रकार की जो मेंटालिटी पूरे देश की, दुनिया की, समाज की बन चुकी है, इसकी वजह से रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है पूरे ग्लोबल लेवल पर। और महात्मा गांधी जो थे इसी कारण से मास प्रोडक्शन के विरोधी थे कि भाई देखो हम लोगों को मास प्रोडक्शन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे रिसोर्स बहुत हाई क्वांटिटी में यूटिलाइज होता है, और इसकी वजह से उनका, इसकी जगह पर उनका कहना था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मासेस। मतलब कि एक प्रकार से लोग जो हैं, लोग मिलकर के अपने हाथों से प्रोड्यूस करेंगे। उनका एक प्रकार से करघा भी आपको याद होगा, पता होगा कि वो करघे पर अपना क्या करते थे, अपना कपड़ा तैयार करने का काम करते थे, वो उसी चीज को प्रमोट करते थे, वो फैक्ट्रियों को प्रमोट नहीं करते थे। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे यहां पर आपको कहता है कि क्लब ऑफ रोम इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले इसने रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की थी 1968 में। आगे चलकर 1974 में गांधीयन फिलॉसफी को प्रेजेंट किया गया था एक किताब में, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, आगे हमारे सामने आ जाता है लैंड रिसोर्स। अब हम लोग क्या यहां पर बात करेंगे, लैंड रिसोर्स की बात करने वाले हैं। तो आइए लैंड रिसोर्स को शुरू करते हैं। लैंड रिसोर्स तो मतलब समझ रहे होंगे, जो जमीन है, हमारा जमीन की बात हो रही है, चाहे वो ये जमीन हो या घर के बाहर वाली जमीन हो या फिर कोई खेल के मैदान हो, कोई पहाड़ हो, सभी जमीनों की यहां पर बात हो रही है, सारे लैंड की बात हो रही है। ठीक है, कहता है कि वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। हम लोग जमीन पर रहते हैं, जमीन पर बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, और साथ में हम इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। और लैंड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हो जाता है, क्योंकि इसी पर हमारा सारा लाइफ टिका हुआ है। जैसे हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सभी चीजें कहां होती हैं, लैंड के ऊपर होती हैं, जमीन के ऊपर ही होता है। अगर जमीन नहीं होगा तो हमारा इस प्रकार से कोई भी चीज काम नहीं करने पाएगा। ठीक है, कहता है कि however land is an asset of a finite magnitude, therefore it is important to use the available land for various purposes with careful planning। कहता है कि देखो लैंड भाई हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसलिए हमें क्या करना होगा, लैंड को हम लोगों को बहुत ही केयरफुल प्लानिंग से यूज करना होगा कि भाई जो लैंड है उसको सोच समझकर सही तरीके से हम लोग यूज करें, यूटिलाइज करें। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया का लैंड अलग अलग रिलीफ फीचर के रूप में पाया जाता है। मतलब कुछ जमीन पहाड़ के रूप में है, कुछ जमीन जो है हमारा प्लेटू के रूप में है, कुछ जमीन प्लेन्स के रूप में है। ठीक है, अगर यहां पर देखें तो इंडिया का टोटल जो लैंड मास है उसका 43% क्या है, प्लेन है, समतल भूमि है। ठीक है, जहां पर हम लोग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सारी चीजें करते हैं। और वहीं इंडिया का जो टोटल जमीन है उसमें से 30% क्या है, माउंटेन के रूप में है। ठीक है, इसके साथ ही यहां पर अगर हम लोग देखें तो 27% जमीन जो है वो क्या है, प्लेटू रीजन है। प्लेटू रीजन से हमें क्या मिलता है, हमें जितने भी मिनरल्स हैं, फोजल फ्यूल हैं, फॉरेस्ट हैं, ये सब हमें प्लेटू रीजन में मिलते हैं। जो हमारा प्लेन्स है वहां पर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सारी चीजें चलती हैं। माउंटेन रीजन में जो रिवर्स वगैरह होती हैं, टूरिज्म है, ये सब चीजें यहां पर मिलती हैं। तो एक तरीके से जो अलग अलग लैंड फॉर्म है हमारे कंट्री का, वो हमारे लिए अलग अलग यूजफुल, अलग अलग यूज प्रोवाइड करता है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो लैंड यूटिलाइजेशन हमारे सामने आ जाता है। मतलब कि जो हमारे पास लैंड है इसको किस किस चीज में हम लोग यूज करते हैं, किस प्रकार से हमारे समाज में, हमारे देश में लैंड को यूटिलाइज किया जाता है। तो सबसे पहला तो लैंड का यूज क्या है, फॉरेस्ट है। भाई जंगल है, हमारे देश में जो जमीन है उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर जंगल है, तो वो फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ गया। दूसरा, ऐसा जमीन जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, खेती के लिए अवेलेबल नहीं है। कौन सा जमीन खेती के लिए अवेलेबल नहीं है, या तो वो बैरन लैंड हो या फिर वेस्ट लैंड हो।
बैरन लैंड कहने का मतलब यह है कि वो जमीन जो है उस जमीन में फर्टिलिटी बिल्कुल भी जीरो है, मतलब एकदम जीरो के बराबर है। ऐसी जमीन है जहां पर खेती हो ही नहीं सकती है, उस जमीन में फर्टिलिटी है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड मतलब कि हम लोगों ने उस जमीन को खेती के अलावा किसी और चीज में यूज किया हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग देखें बिल्डिंग के बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, या फिर कहीं पर कंकड़ पत्थर पहाड़ है जमीन पर, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो वो हमारा वेस्टलैंड में आ जाता है। इसके बाद तीसरा कैटेगरी आ जाता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसको कि कल्टीवेट नहीं करते। इसमें फैलो लैंड को हम लोग छोड़ देते हैं। यहां पर सबसे पहला तो आपका आ गया परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। हमारे देश में बहुत सारी जमीन ऐसी है जहां पर जिस जमीन को पास्चर और ग्रेजिंग लैंड के रूप में यूज किया जाता है, चारागाह, मतलब जानवरों के चारे के लिए उस जमीन को यूज करते हैं, वहां पर हम लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, खेती नहीं करते हैं। यहां पर कहता है कि इसके अलावा कुछ जमीन ऐसा है जहां पर कि हम लोग मिसलेनियस ट्रीज लगाते हैं, मतलब कि उस वो जंगल के रूप में नहीं है, लेकिन वहां पर हम लोग ट्री क्रॉप्स लगाते हैं, जो कि आपको नेट सोन एरिया में कैलकुलेट नहीं होता है। अब ये नेट सोन एरिया आगे हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, आगे कहता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये क्या है, ये जमीन एक ऐसी जमीन जो खेती करने लायक है, लेकिन उसको हमने 5 सालों से खेती नहीं किया है, 5 सालों से वहां पर खेती नहीं हुआ है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कल्चरेबल वेस्टलैंड हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या हो गया, मतलब एक प्रकार से प्रतिभूमि हम लोग बोल सकते हैं, कि जिस जमीन को हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, कि भाई देखो इस साल हम लोग इस जमीन के ऊपर खेती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, जमीन की फर्टिलिटी कम हो चुकी है, छोड़ देते हैं, 1 साल में इस जमीन की फर्टिलिटी वापस आ जाएगी, तो अगले साल हम इसकी खेती करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जब किसी भी जमीन को हम लोग छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, उसके ऊपर खेती नहीं करते हैं ताकि फर्टिलिटी उसकी वापस आ जाए, उस जमीन की फर्टिलिटी बढ़ जाए, तो वो हमारा फैलो लैंड होता है। फैलो लैंड हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है करंट फैलो। करंट फैलो का मतलब ये है कि हमने 1 साल से कम समय के लिए उस जमीन को परती छोड़ा हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है, उस पर खेती नहीं किया है। ठीक है, अगर हम लोग 1 साल से ज्यादा, मतलब 1 से 5 साल तक अगर उस जमीन के ऊपर खेती नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं खाली, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अदर देन करंट फैलो, मतलब कि नॉर्मल फैलो लैंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 5 साल से ज्यादा छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कल्चरेबल वेस्टलैंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब क्या, एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इन नोन एज नेट सोन एरिया। सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, 1 मीटर बाई 1 मीटर, 1 मीटर बाई 1 मीटर के ऊपर खेती किया 1 साल में, तो ये हमारा नेट सोन एरिया हुआ कि साल भर में हमने इतनी जमीन पर खेती की है, मतलब कि यहां पर 1 मीटर स्क्वायर पर हमने क्या किया है, खेती किया है। ये हमारा नेट सोन एरिया हो गया। ठीक है, ये नेट सोन एरिया की कितने जमीन पर हमने खेती की, ये हमारा नेट सोन एरिया हो गया। इसके बाद आ जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही जमीन है और इसमें साल में 3 बार हम खेती करते हैं। तो यहां पर एक हमने क्या किया, एक रेनी सीजन में खेती कर दिया, एक हमने विंटर सीजन में खेती कर दिया, और साथ में एक हमने क्या कर दिया, समर सीजन में खेती कर दिया। 3 बार हमने इसी जमीन पर खेती कर दी। जब 3 बार खेती कर दिया तो हम 1 स्क्वायर मीटर, ठीक, 1 मीटर स्क्वायर, दूसरी बार भी 1 मीटर स्क्वायर और तीसरी बार भी 1 मीटर स्क्वायर, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। एक ही जमीन के ऊपर जितनी बार हम खेती करेंगे सबको जोड़ करके हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो जाएगा, और नेट सोन एरिया हमारा क्या होगा, ये जमीन जिस जमीन के ऊपर हमने खेती किया। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, आसानी से आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब यहां पर कहता है कि द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एंड एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। कि भाई देखो, इंडिया में लैंड जो यूज होता है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड होता है कि किसी जमीन को हम लोग किस चीज की किस रूप में यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम देखो टोपोग्राफी, मतलब कि मान लो कोई पहाड़ का इलाका है, पहाड़ है जैसे हिमालय है, वहां पर हम लोग खेती तो कर नहीं सकते हैं, वो ऐसे ही रहेगा, तो वो हमारा एक चीज प्रभावित करता है। दूसरा क्लाइमेट,
क्लाइमेट मतलब कि अगर देखो वहां पर तुम राजस्थान के गर्मी में चले जाते हो, वहां पर 50 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पर पानी नहीं होता है, तो क्या वहां पर तुम खेती कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सॉइल टाइप, अगर कहीं पर तुम्हारा एलुवियल सॉइल है, वहां पर खेती बहुत अच्छी होगी, समतल भूमि है, तुम खेती करोगे, बहुत अच्छा खेती होगा, तो वहां तुम खेती करोगे, उसको खाली नहीं छोड़ोगे। ठीक है, इसी प्रकार से ह्यूमन फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर ट्रेडिशन, ये सब चीजें भी प्रभावित करती हैं कि किस प्रकार से किसी जमीन को हम लोग यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि लैंड यूज पैटर्न को प्रभावित करते हैं, और नेचुरल फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि लैंड यूज पैटर्न को प्रभावित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर लैंड यूज पैटर्न आपको दिया गया है कि हम लोग अपने लैंड को किस किस चीज में कितना यूज करते हैं, ये चीज यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस चार्ट में। आगे बढ़ूं तो आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा हाउएवर अवेलेबल फॉर 93% ऑफ द टोटल लैंड। मतलब कि हमारे पास जितनी जमीन है, इंडिया का टोटल जमीन का 93% के बारे में हमें जानकारी है। बाकी 7% के बारे में जानकारी क्यों नहीं है? जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, असम को छोड़ करके, वहां पर अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, वहां पर रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। और साथ में जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में है, तो उस इलाके में के बारे में भी हमें जानकारी नहीं है कि वहां पर किस प्रकार से क्या जमीन है, कैसी क्वालिटी है, क्या यूज है, हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 93% के बारे में हमें डाटा है। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहता है कि द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीज्ड। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट? कहता है कि देखो, हम जब अपने देश में लैंड यूज पैटर्न को देखते हैं, उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि लगातार जो एग्रीकल्चर लैंड है वो लगातार बढ़ रहा है, और साथ में जो यहां पर कुछ दूसरे टाइप ऑफ लैंड थे, जैसे कि पास्चर लैंड हुआ करता था, चारागाह पहले होता था, उसका साइज धीरे धीरे घट रहा है। जब पास्चर लैंड घट रहा है, वहां पे हम लोग क्या यूज करते थे? जानवरों को चराने के लिए उस जमीन का यूज करते थे। अब जब पास्चर लैंड घट रहा है, तो हम अपने जानवरों को, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनको किस प्रकार से हम लोग खाना खिला रहे हैं, किस प्रकार से उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, ये हमारे सामने एक सवाल है। ठीक है, इसके बाद आगे कहता है कि मोस्ट ऑफ द अदर देन करेंट फैलो लैंड आर इधर ऑफ पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन दिस लैंड ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। कहता है कि देखो, यहां पर जो हमारा अदर देन करंट फैलो है, मतलब कि जो जिस जमीन को खाली हमने छोड़ दिया है काफी लंबे समय से, वहां पर जमीन की क्वालिटी इतनी खराब है कि हम उस जमीन के ऊपर खेती नहीं कर सकते, और खेती अगर कर सकते हैं तो वहां पर हमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करना होगा, फर्टिलाइजर, मैन्योर वगैरह बहुत ज्यादा डालना होगा, इरिगेशन बहुत ज्यादा देना होगा, तब जाकर के वहां पर खेती होगी, जिससे कि हमारा कुछ फायदा होगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि hence these land are cultivated one or twice in about 2 or 3 years. If these are included in the net zone area, then the percentage of net zone area India come to about 54% of total reporting area. ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर 45% हमारा क्या कह रहा है? 45% हमारा कह रहा है नेट जोन एरिया, लेकिन बोलता है कि अदर देन करंट फैलो को अगर हम लोग इसमें ऐड कर दें तो ये 54 के आसपास आ जाएगा। 54% टोटल हमारा क्या हो जाएगा? नेट जोन एरिया हो जाएगा हमारे इंडिया का। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली, मतलब कि इंडिया के कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर नेट जोन एरिया का साइज बहुत बड़ा है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर नेट जोन एरिया बहुत ही कम है परसेंटेज के मामले में। जैसे उदाहरण के लिए कहता है कि अगर हम लोग पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहां पर जमीन 80% जमीन पर क्या होता है? खेती होती है, और वहीं अरुणाचल प्रदेश में देखें तो वहां पर कुल मिलाकर 10% जमीन पर खेती होती है, और साथ में नॉर्थ ईस्ट के और भी जो स्टेट है वहां पर भी कुल मिलाकर 10% जमीन पर ही खेती होती है। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहता है कि फॉरेस्ट एरिया भी हमारे देश में काफी कम है। कितना है भाई फॉरेस्ट एरिया? फॉरेस्ट एरिया अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारा फॉरेस्ट एरिया कितना दिखा रहा है? ये करीब 5% दिखा रहा है, 12%, 5% ये दिखा रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट ये वाला है। ठीक है, फॉरेस्ट ये है 23% है। हमारे देश में फॉरेस्ट 23% लैंड पर है, लेकिन हमारे देश में जो
फॉरेस्ट होना चाहिए वो टोटल 33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक रिपोर्ट तैयार किया गया था, एक पॉलिसी लाई गई थी 1952 में, जो था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये कहता है कि हमारे देश में इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारे देश के 33% लैंड पर फॉरेस्ट होना जरूरी है, जबकि यहां पर कितना है 23% के आसपास है। ठीक है, तो इसलिए हमारे देश में फॉरेस्ट का भी क्वांटिटी बहुत ही कम है और ये हमारे देश के बहुत सारे लोगों के जिंदगी को भी प्रभावित करता है, जो कि लैंड के ऊपर फॉरेस्ट के ऊपर अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, कहता है कि अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। वेस्ट लैंड क्या हो गया? वेस्ट लैंड हो गया रॉकी एरिड डेजर्ट एरियाज, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस हो गए सेटलमेंट, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री वगैरह। मतलब कि एक प्रकार से ऐसी जमीन, बंजर जमीन जहां पर खेती वगैरह नहीं हो सकता है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में आपके आ गए जहां पर आपके बिल्डिंग, फैक्ट्री, रोड वगैरह बने हुए हैं, जो कि खेती के अलावा दूसरी चीजों में यूज हो रहे हैं। कि आगे कहता है कि कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। हमने बहुत सालों तक बिना सोचे समझे किसी प्रकार से लैंड का यूज किया, उससे क्या हुआ है? लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, लैंड की क्वालिटी खराब हुई है। दिस इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशन ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। इससे हमारे एनवायरमेंट और सोसाइटी पर बहुत सारा बैड इंपैक्ट पड़ता है। अब यहां पर आगे हमारे सामने आ जाता है टॉपिक लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। मतलब कि लैंड डिग्रेडेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे और साथ में उसके लिए क्या कंजर्वेशन मेजर्स ले सकते हैं ये समझेंगे। अब यहां पर कहता है कि वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशंस टू। मतलब देखो कि जिस जमीन पर आज हम लोग रह रहे हैं वो जमीन पर पहले कौन रहता था? हमारे पूर्वज रहा करते थे, और हम जब चले जाएंगे इस जमीन के ऊपर से, खत्म हो जाएंगे हम, तो हमारे बाद कौन आएगा? नेक्स्ट जनरेशन आएगा जो कि इस जमीन पर रहेगा, इस जमीन के ऊपर अपना घर बार संसार बसाएगा। ठीक, तो यहां पर बात है कि एक प्रकार से इसी जमीन को हमने शेयर किया है, किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ और अपने फ्यूचर जनरेशन के साथ हम शेयर करने वाले हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? लैंड का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहिए। कहता है कि 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। हमारी जरूरत की 95% चीजें हमें कहां से मिलती हैं? लैंड से मिलती हैं। और हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है और साथ में जो नेचुरल फोर्सेस हैं उसको भी हमने बढ़ा दिया। जैसे हम जो थे, हमने क्या किया? बहुत सारी ऐसी चीजें की जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन हुआ, लेकिन हमने जब इन चीजों को बहुत बड़े स्तर पर किया तो जो नेचुरल कॉजेज थे जो कि लैंड डिग्रेडेशन करते थे वो भी बढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग गए पहाड़ों में हमने क्या किया? सड़कें बनाने शुरू कर दिए, पेड़ काटने शुरू कर दिए। उससे क्या हुआ? पहाड़ों में लैंड स्लाइडिंग बहुत होने लगा। इसी प्रकार से हम लोग आए, हम लोगों ने क्या किया? डैम बनाना शुरू कर दिया, नदियों के रास्ते रोकने लगे, बहुत सारी चीजें करने लगे, उससे बाढ़ का खतरा बहुत बढ़ गया। तो बहुत सारी चीजें हमने एक्टिविटीज ऐसी की हैं जिससे कि हमने तो लैंड डिग्रेडेशन किया ही है, और साथ में जो नेचुरल कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का उसको भी हमने बढ़ा दिया है। समझ गए? आगे कहता है कि सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली एंड इन लैंड डिग्रेडेशन। तो यहां पर आपसे अगर पूछे कि व्हाट आर द ह्यूमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, तो यहां से आप ये फैक्टर लिख सकते हैं, 3-4 फैक्टर दिए हुए हैं। इसके बाद यहां पर कहता है, माइनिंग साइट्स के बारे में बताता है कि माइनिंग साइट्स पर क्या होता है भाई? माइनिंग किया जाता है, जैसे कि आयरन ओर का या किसी और चीज का माइनिंग किया जाता है। वहां पर जब हम लोग माइनिंग करते हैं तो क्या करते हैं? जमीन की खुदाई करते हैं, और खुदाई छोटा मोटा नहीं होता है, किलोमीटर के साइज में होता है। समझ गए? और जब वहां पर माइनिंग हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, वहां पर कुछ नहीं बचा हुआ होता है, तो हम बड़े बड़े गड्ढे बना करके उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर एक प्रकार से जो लैंड है उसमें डीप स्कार्स क्रिएट हो जाते हैं, और यहां पर ओवरबर्डनिंग हो जाता है लैंड के ऊपर। अगर आप झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा की बात करें तो यहां पर डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा कारण है माइनिंग। समझ गए? माइनिंग बहुत बड़ा कारण है, और साथ में इससे बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन भी हुआ है। तो यहां पर अगर आपको स्टेट वाइज पूछे कि किस स्टेट में कौन सा कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का, तो यहां पर आप देखिए
ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा में डिफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन किसकी वजह से हुआ है? माइनिंग की वजह से। ठीक है, माइनिंग की वजह से क्या हुआ? डिफॉरेस्टेशन, और उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन। अगर आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर ओवर ग्रीजिंग की वजह से आपका लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। वाटर लॉगिंग वगैरह की समस्या की वजह से लैंड क्या हो गया? सैलाइन हो गया और साथ में अल्कलाइन हो गया। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सेरामिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। यहां पर कहता है कि देखिए, जब हम मिनरल्स को निकालते हैं, जैसे कि हम लोग यहां पर अगर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन को जब हम ग्राइंड करते हैं, कैल्साइट और सोपस्टोन के लिए हम लोग ग्राइंडिंग का काम करते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा डस्ट क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, उससे एयर पॉल्यूशन तो होता ही है। लेकिन जब ये यहां पर डस्ट सेटल होता है, जमीन पर आकर के बैठता है और ये जमीन पर एक प्रकार का लेयर क्रिएट कर देता है, तो ये जमीन में जो पानी सोखने का जो प्रोसेस है, जो कि जमीन के अंदर वाटर चला जाता है, उसको एक प्रकार से रोक देता है। क्योंकि ये एक ऐसा लेयर बना देता है जिसके थ्रू वाटर पोर नहीं हो सकता है, वाटर नीचे नहीं जा सकता है। समझ गए? तो इस वजह से यहां पर हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है। इसके साथ ही जब हम लोग बहुत सारे इंडस्ट्रीज चलाते हैं, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, वो वेस्ट जब हमारे लैंड में पहुंचता है, जमीन में पहुंचता है, तो वो भी एक प्रकार से लैंड को पॉल्यूट करने का काम करता है और साथ में उसकी क्वालिटी को खराब करने का काम करता है। ठीक है, आगे यहां पर कहता है कि देयर आर मेनी वेज टू सेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, यह भी क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या होगा? एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, इससे कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसके साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं? शेल्टर बिल्ट का बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग रोक सकते हैं, सैंड ड्यून का स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, थॉर्नी बुशेस हम लोग लगा सकते हैं। ये सब ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं या फिर इसको कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं। इसके साथ ही वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, ये सब भी हमारे लैंड और वाटर डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। ठीक है, यहां पर अब हमारे सामने आ जाता है अगला टॉपिक क्या है? हमारा सॉइल। यानी कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं? सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सॉइल भी हमारा क्या है? एक प्रकार का रिसोर्स है। तो यहां पर सॉइल का मतलब क्या? सॉइल मतलब मिट्टी। जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। अब यहां पर सॉइल के बारे में कहता है कि सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। तो पहली तो बात यह है कि सॉइल के बारे में बोला जा रहा है कि सॉइल क्या है? एक प्रकार का रिन्यूएबल रिसोर्स है। कैसा? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए, जो सॉइल होता है, सॉइल को अगर आप यूज करें, मतलब कि सॉइल में जब आप खेती करते हैं, मिट्टी में खेती करते हैं, तो वो सॉइल से रिसोर्सेज ले लेता है, मिनरल्स ले लेता है और आपका क्रॉप अच्छा उग जाता है। सॉइल जो है उसमें रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। लेकिन अगर उस जमीन को, मिट्टी को खाली छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद वहां पर रिसोर्सेज जो है, मतलब जो मिनरल्स हैं, वो फिर से आ जाते हैं और वो सॉइल फिर से यूज करने लायक हो जाती है। इसलिए ये एक प्रकार का क्या है? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। यहां पर सॉइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सॉइल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा प्लांट का ग्रोथ और अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करने का काम यहां पर सॉइल करता है। यानी हमारे आसपास जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं, वो कहां ग्रो करते हैं? सॉइल में ग्रो करते हैं। हमें जो क्रॉप्स चाहिए अपने भोजन के लिए, वो कहां ग्रो होते हैं? सॉइल में ग्रो होते हैं। जो जंगल में पेड़ होते हैं, वो कहां ग्रो होते हैं? सॉइल में ग्रो होते हैं। तो सॉइल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और सॉइल के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर कह रहा है, द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। मतलब यहां पर यह है कि सॉइल खुद में एक प्रकार का सिस्टम है, लिविंग सिस्टम है। मतलब कि मिट्टी को सिर्फ ये हम ना देखें कि मिट्टी में कुछ पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स की मदद से हमारे प्लांट ग्रो कर जाते हैं। जी नहीं, मिट्टी को जब आप देखते हैं ना, तो उस मिट्टी के अंदर एक पूरी दुनिया बसी हुई है। वहां पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, माइक्रोब्स रह रहे हैं, जो कि वहां पर अपनी जिंदगी चलाते हैं। इसी प्रकार से वहां पर कई सारे आपको इंसेक्ट रहते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह रहते हैं, जिनकी
जिंदगी वहां पर चलती है। और जब हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल में सिर्फ आपके पार्टिकल्स नहीं आते हैं, बल्कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है जब हम उस जमीन को खाली छोड़ देते हैं, तो वो कैसे होती है? वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से होती है। समझ गए? तो यहां पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से मिनरल्स को बढ़ाने का काम करते हैं सॉइल में। और सॉइल के फॉर्मेशन की बात की जाए तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल के फॉर्मेशन में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। मतलब कि जो एक लेयर आप देखते हैं सॉइल का, कहीं खेत पर आप गए हैं, खेत में आपने मिट्टी खोदा, इतना गड्ढा आपको दिखा, इतने गड्ढे में आपको मिट्टी दिखी, तो वो जो मिट्टी बनी है, वो जो सॉइल बना है, वो मिट्टी बनने में करोड़ों साल लगे हैं। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख साल में ना इतना पतला सा लेयर क्रिएट होता है सॉइल का, पतला सा लेयर क्रिएट होता है सॉइल का। वैसे करोड़ों साल बीतते हैं तब जाकर काफी मोटा लेयर क्रिएट होता है। अब यहां पर सॉइल क्रिएट कैसे होता है? तो सॉइल का क्रिएशन सिंपली होता है रॉक्स से। मतलब जहां पर भी आप मिट्टी देख रहे हैं वहां पर आज के करोड़ों साल पहले कुछ रॉक्स होंगे, ठीक है, पत्थर होंगे, ठीक है। अब उन पत्थर का इरोजन हुआ, एयर की वजह से, हीट की वजह से, या फिर आपके वाटर की वजह से इरोजन हुआ। वो पत्थर धीरे धीरे टूटा 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 और करोड़ों साल में टूटते टूटते वो टाइनी पार्टिकल्स बन गए, जो पार्टिकल्स आपको मिट्टी में दिख रहे हैं। समझ गए? तो वहां पर इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें मैटर करती हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। जैसे कि एक तो मैंने पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक आपको बता दिया कि भाई पहले को जो पेरेंट रॉक, वहां पर पहले से जो रॉक प्रेजेंट था उसके टूटने की वजह से। बेड रॉक कहने का मतलब यह होता है कि भाई जो जहां पर मिट्टी है उसके नीचे के लेयर में जाने पर कौन सा पत्थर हमें मिल रहा है, उसके बारे में कह रहा है, ठीक है। इसके साथ ही क्लाइमेट बहुत बड़ा फैक्टर होता है सॉइल के फॉर्मेशन में, वेजिटेशन होता है और दूसरे तरीके के लाइफ जो होते हैं या फिर टाइम, ये सब चीजें मैटर करती हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। जितना लंबा समय बीतेगा उतना ज्यादा मोटा लेयर सॉइल का क्रिएट होगा। जिस प्रकार का वेजिटेशन होगा वैसा वहां पर सॉइल क्रिएट होगा। मतलब कि सॉइल के आसपास वेजिटेशन ज्यादा है तो वहां पर सॉइल में ह्यूमस ज्यादा होगा। इसी प्रकार से सॉइल का जो क्लाइमेट है वो काफी हॉट क्लाइमेट है तो अलग प्रकार का सॉइल क्रिएट होगा। तो ये सब फैक्टर मिल करके तय करते हैं कि सॉइल कैसा क्रिएट होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे। समझ गए? अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे कहता है कि वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये सब चीजें भी सॉइल के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन करती हैं। अब यहां पर देखिए सॉइल का लेयर दिखाया गया है कि देखिए ये जो आप यहां पर देख रहे हैं इलाका, ये आपको रॉक है, बेड रॉक। मतलब कि ये मिट्टी है, सबसे ऊपर मिट्टी, यहां पर आप खड़े होते हैं और इसके नीचे नीचे जाइएगा तो इस प्रकार से लेयर्स बटे हुए होते हैं, ठीक है। ये आज के करोड़ों साल पहले ये रॉक यहां तक हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, कई हजारों लाखों करोड़ों साल तक इरोजन होते होते ये पत्थर यहां पर था, ये टूटते टूटते छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते 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 बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स बन गए, ठीक है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर लेयर जो है, यहां पर जितना मोटा पत्थर है उससे थोड़ा पतला, उससे थोड़ा पतला और सबसे पतला यहां पर है। इसके अलावा इरोजन की वजह से दूसरे जगह से भी जो टाइनी पार्टिकल्स थे उनको ला करके यहां पर जमा कर दिया। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे कहता है कि सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब क्या है? ह्यूमस की बात करता है। मतलब कि वहां पर जो लिविंग थिंग्स हैं उनके वेस्ट मटेरियल भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। समझ गए? इसके साथ ही इनऑर्गेनिक मटेरियल भी आपके सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे यहां पर कहता है कि फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप। तो देखिए इंडिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल पाए जाते हैं। और अलग अलग टाइप कहने का मतलब क्या है? उनके केमिकल कंपोजिशन अलग हैं, उनके कलर अलग हैं, फॉर्मेशन का प्रोसेस अलग है, थिकनेस अलग है, टेक्सचर अलग है, एज अलग है। इन सब चीजों की वजह से अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल हमें देखने को मिलते हैं इंडिया के अलग अलग रीजन में। तो हम लोग क्या करते हैं, यही क्लासिफिकेशन अब यहां पर पढ़ते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास सामने आ जाता है एलुवियल सॉइल।
एलुवियल सॉइल की बात करें तो इंडिया में एक प्रकार से जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है वो हमारा एलुवियल सॉइल है, और सबसे ज्यादा खेती जो होती है वो इसी सॉइल के रीजन में होती है। ये कहां पर पाया जाता है? ये आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में पाया जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स कहने का मतलब यहां पर ये है, देखिए ये हमारा इंडिया है, इंडिया का जो ये वाला इलाका है जहां से गंगा नदी बहती है, या फिर इस तरफ जो सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती है उसका इलाका, और इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ये सब का इलाका जो है ये हमारा जो यहां पर प्लेन बनता है नॉर्दर्न प्लेन, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो यहां पर ये नॉर्दर्न प्लेन वाला जो इलाका है यहां पर हमें कौन सा सॉइल देखने को मिलता है? यहां पर हमें देखने को मिलता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, अब यहां पर एलुवियल सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल आपको कहां पाया जाता है? तो पहला आपका इलाका है जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का इलाका, जहां पर एलुवियल सॉइल पाया जाता है। पूरा नॉर्दर्न प्लेन एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। इसके अलावा यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये आपको सॉइल आपको राजस्थान गुजरात तक फैले हुए हैं। एलुवियल सॉइल आपको कोस्टल प्लेन के रीजन में भी पाए जाते हैं, खास करके जो साउथ की नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की जो डेल्टाज हैं, इन रीजन में भी आपका पाया जाएगा एलुवियल सॉइल। तो यहां पर अगर मैं आपको नक्शा दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर देखिए, यहां पर जब आप देखते हैं तो जो ये पूरा हमारा कोस्टल प्लेन का रीजन है, यहां पर भी हमारा पाया जाता है एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ये यहां पर एलुवियल सॉइल कहां से आया? तो ये जो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियां बह करके आकर के यहां पर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, ये जब नदियां आती हैं तो अपने साथ सिल्ट वगैरह लेकर के आती हैं और उनको इन इलाकों में जमा कर देती हैं, जिससे कि यहां पर हमारा एलुवियल सॉइल तैयार होता है, बनता है। इसी प्रकार से जब हम नॉर्दर्न प्लेन को देखते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन में ये एलुवियल सॉइल कहां से आया भाई? तो नॉर्दर्न प्लेन में हमारा एलुवियल सॉइल आया क्योंकि यहां पर गंगा नदी, साथ में ब्रह्मपुत्र नदी और साथ में यहां पर सिंधु नदी जो है वो अपने साथ सिल्ट गाद वगैरह लेकर के आ रही थी। उसको जमा करते करते लाखों करोड़ों साल में यहां पर एलुवियल सॉइल हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो और क्या बातें की जा रही हैं? यहां पर आगे कहता है The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay. As we move inland toward the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of river valley, that is near the places of break of slope, the soils are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains such as Dwar, Chos and Terai. अब यहां पर देखिए कहता है कि जो एलुवियल सॉइल है, अगर आप अलग अलग इलाके में जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग कंपोजिशन मिलेगा सैंड, सिल्ट और क्ले का। मतलब बालू, सिल्ट, गाद, ठीक है, और क्ले जो एक नदियों में होता है ना, नदी के किनारे काफी चिपचिपा मिट्टी होता है, उसकी बात यहां पर कह रहा है कि इन सब का कंपोजिशन अलग अलग इलाके में अलग अलग मिलता है। कहीं पर आपको सैंडी सॉइल मिल जाएगा, कहीं पर आपको क्लेई सॉइल मिल जाएगा, कहीं पर सिल्टी सॉइल मिल जाएगा। मतलब कहीं पर इसका कॉम्बिनेशन ज्यादा, कहीं पर इसका ज्यादा, कहीं पर इसका ज्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग इलाके में आपको एलुवियल सॉइल में भी कई प्रकार के वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर कहता है कि जब हम रिवर वैलीज के इलाके में जाते हैं, मतलब कि यहां पर जब हम जाते हैं, जैसे ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन हो गया, यहां पर मान लीजिए बीच में से गंगा नदी बह रही है, तो जब हम नदी के आसपास के इलाके में जाएंगे तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो काफी कोर्स हैं। मतलब मोटे मोटे सॉइल के पार्टिकल्स हमको देखने को मिलेंगे, इनके साइज बिगर होंगे। इसी प्रकार से अगर हम लोग जाएं रिवर वैलीज के दूर, यानी कि यहां पर जहां पर स्लोप का ब्रेक होता है, स्लोप का ब्रेक कहने का मतलब क्या? मतलब कि नदी पहाड़ से ऐसे गिर रही थी और गिरते गिरते यहां पर अचानक से प्लेन इलाका आ गया, तो यहां पर क्या हो गया? स्लोप में ब्रेक लग गया, एक प्रकार से रुकावट आ गया। ठीक है, तो ये जो इलाका होगा, या फिर ऐसे प्लेन में बह रहा था, अचानक से ऐसे आ गया, पानी नीचे गिरने लगा, तो वो क्या हो गया? स्लोप में ब्रेक हो गया, एक प्रकार का टूट गया स्लोप। ठीक है, तो उस इलाके में क्या कहता है, वहां पर सॉइल क्या होता है? कोर्स होता है। और ये जनरली कहां देखने को मिलता है? पिडमोंट प्लेन्स में देखने को मिलता है। पिडमोंट प्लेन कहने का मतलब क्या? मतलब जो हिमालय यहां से खत्म हो रही है, जहां पर हिमालय आकर के खत्म होता है और प्लेन इलाका शुरू होता है, उन इलाकों में यहां पर इस प्रकार का फीचर हमें देखने को मिलता है। और यहां पर उसके लिए इलाके का नाम है द्वार, चोस,
सपोज तराई, तो हिमालय के जड़ के इलाके के आसपास जो इलाका है वो तराई रीजन, कहीं पर आप अगर सिक्किम के इलाके में जाएंगे तो द्वार रीजन, कहीं और पर चोस रीजन कहलाता है। ठीक है, मतलब कि हिमालय का स्लोप खत्म हुआ और तुरंत उसके बाद जो इलाका या उसकी बात कर रहा है उसको यहां पर पिडमोंट प्लेन बोला जा रहा है। ठीक है, आगे कहता है कि अपार्ट फ्रॉम साइज ऑफ द देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट सॉइल आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द एजिस ऑफ बेसिस ऑफ देयर एज, यानी कि सॉइल को, एलुवियल सॉइल को उनके एज के आधार पर भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो एलुवियल सॉइल की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो एज के आधार पर दो कैटेगरीज में हम बांटते हैं। पहला हमारा बांगर सॉइल होता है और दूसरा खादर सॉइल होता है। बांगर सॉइल मतलब क्या, मतलब ओल्ड एलुवियल, ये बहुत पुराना सॉइल है, और खादर सॉइल मतलब क्या, मतलब न्यू एलुवियल, मतलब कि ये नया नया तैयार हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जो बांगर सॉइल होता है, यानी जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है, जो कि हजारों साल पहले या फिर सैकड़ों हजारों साल पहले आकर के जमा हो गया है, उस सॉइल में अगर हम लोग देखें तो इसमें कंकड़ पार्टिकल्स काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, कंकड़ पार्टिकल्स काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है, खादर के मुकाबले में। और यहां पर आपको जो खादर होता है उसमें फाइन पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं और ये ज्यादा फर्टाइल होता है बांगर के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब क्या, जो हमारा बांगर है उसमें क्या होगा, आपको कंकड़ पार्टिकल ज्यादा होंगे, जो खादर होगा उसमें फाइन पार्टिकल्स ज्यादा होंगे और ये ज्यादा फर्टाइल होगा। ठीक है, ये इसके बारे में आपने क्लास 9th में अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, आगे यहां पर अगर हम लोग देखें तो एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एलुवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल होता है। अगर हम लोग बांगर खादर में ज्यादा ना जाएं, मेन एलुवियल सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपको पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत प्रकार के क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, पैडी, व्हीट और भी सीरियल पल्स क्रॉप के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसली कल्टीवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। हमारा ये जो सॉइल का रीजन है, एलुवियल सॉइल का रीजन है, ये बहुत ही फर्टाइल होता है। इसलिए यहां पर जिन इलाकों में एलुवियल सॉइल पाया जाता है वहां पर हमें देखने को मिलता है कि वहां पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा होता है और साथ ही इन जमीन पर खेती बहुत ज्यादा की जाती है, क्योंकि ये जमीन इस प्रकार की खेती को सपोर्ट करता है। आगे कहता है कि सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। देखिए, बहुत सारे इलाके ऐसे भी होंगे जहां पर एलुवियल सॉइल है लेकिन पानी अच्छी मात्रा में नहीं है, तो वहां पर अगर अच्छी तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करें, क्योंकि वो सॉइल अल्कलाइन हो जाता है तो वो खेती लायक नहीं होती है, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए और साथ में यहां पर इरिगेशन प्रोवाइड किया जाए तो वहां पर भी खेती अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने दूसरा टाइप ऑफ सॉइल होता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल पाया कहां जाता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो यहां पर ये देखिए, ये जो रीजन आप देख रहे हैं हमारे डेक्कन रीजन का, डेक्कन प्लेटू का रीजन, ये इलाका यहां पर कौन सा सॉइल पाया जा रहा है, ये हमारा पाया जा रहा है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल कहां पाया जाता है ये आपने देख लिया। अब यहां पर ये इन सॉइल को हम लोग रेगुर सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि इनका एक प्रकार से कलर ब्लैक होता है। ठीक है, अब ब्लैक सॉइल जो होता है वो कॉटन के ग्रोथ के लिए, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही एक प्रकार से अच्छा होता है और इसको हम लोग जनरली ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कॉटन बहुत ज्यादा उगाया जाता है। और यह माना जाता है कि यहां पर जो पेरेंट रॉक है उसकी वजह से इसका ऐसा कलर है, इसका ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है। तो यह बना कैसे, ये आपको एक प्रकार से जो मेटामॉर्फिक रॉक वगैरह थे पहले उनसे बना है। तो ये सब चीजें पीछे के क्लासेस में आपको पढ़ने थे। तो आगे यहां पर देखें तो आगे कहता है कि इट इज बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन along with the parent rock material are the important factor for the formation of black soil. This type of soil is typical to the Deccan Trap. जो इलाका मैंने दिखाया है उसको डेक्कन ट्रैप बोला जाता है, बसाल्ट रीजन, और ये नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू में फैला हुआ है और ये माडा लावा फ्लोज से बना हुआ है। मतलब जब लावा क्रिएट हुआ था, लावा ठंडा हो गया, उससे इस प्रकार का सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। और ये हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य, सौराष्ट्र, इसके अलावा सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और साथ में छत्तीसगढ़, इन इलाकों में फैला हुआ है और ये आपको गोदावरी और कृष्णा के बेसिन के रीजन में भी पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़े तो ये ब्लैक सॉइल का तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। ब्लैक सॉइल में खासियत होती है कि जब ये ब्लैक सॉइल सूख जाता है तो इसमें इस प्रकार की दरारें पड़ जाती हैं
और इन दरारों की वजह से यह होता है कि एयर अंदर तक पहुंच जाता है और सॉइल में एयर आसानी से सॉइल के अलग अलग इलाकों में पहुंच जाते हैं। यहां पर यही चीज कहता है कि द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्लेई मटेरियल, दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल मॉइस्चर को बहुत ज्यादा होल्ड कर सकते हैं और साथ में यहां पर सॉइल न्यूट्रिएंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, ये सब बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। और इसके साथ ही ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये आपको खेती में बहुत अच्छी मदद करते हैं। और इस सॉइल में जो हमारा ये सॉइल है इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट काफी कम होते हैं। अब यहां पर यही चीज कहता है कि गर्मी के दिनों में इसमें बहुत ही गहरे क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं सॉइल में, जिससे कि यहां पर सॉइल के अंदर एयर आसानी से पहुंच पाता है, एरेशन हो जाता है सॉइल का। और जब ये गर्म होते हैं, जब ये जो सॉइल होते हैं ये बहुत ही स्टिकी होते हैं और इनको जब पानी इन पर पड़ता है, जब बारिश आती है, पहली बारिश आती है, उसके तुरंत बाद अगर इन पे हल न चलाया जाए तो इन पे यहां पर खेती करना यहां पर बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने आ जाता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल का लोकेशन देख लीजिए। तो यहां पर आप लोग रेड एंड येलो सॉइल देख रहे हैं, यहां पर हमारा इस रीजन में, यहां पर हमारा ये मुंबई वाले रीजन में, और यहां पर नॉर्थ ईस्ट में, इस रीजन में हमारा रेड एंड येलो सॉइल पाए जाते हैं। रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो रेड सॉइल कैसे डेवलप होता है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से डेवलप होता है, जहां पर लो रेनफॉल वाला रीजन होता है वहां पर यह डेवलप होता है, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। और येलो और रेड सॉइल जो होते हैं वो आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिदन गंगा प्लेन अलॉन्ग विद पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, इन सब रीजन में पाया जाता है। तो ये सब रीजन तो आपको मैंने दिखा दिए कहां कहां पाए जाते हैं। और ये जो सॉइल होते हैं इनका रेडिश कलर क्यों होता है? रेडिश कलर होता है क्योंकि यहां पर आयरन जो है उसका डिफ्यूजन जब क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक में हो जाता है तब यहां पर हमारा रेड कलर हमें देखने को मिलता है इस सॉइल का। लेकिन अगर यहां पर जब हाइड्रेटेड फॉर्म में यही आयरन प्रेजेंट होगा तब हमें सॉइल का कलर कैसा देखने को मिलेगा? येलो कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल का ये जो शब्द है लेटराइट, ये कहां से आया है? ये लेटर से आया है, जिसका मतलब होता है ईंट। लेटराइट सॉइल जो होता है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डेवलप होता है, जहां पर अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन आता है। मतलब गर्मी के बाद ठंडी, ठंडी के बाद गर्मी, इस प्रकार से जो सीजन का अल्टरेशन होता है उस इलाके में यहां पर ये सॉइल डेवलप होता है। अब यहां पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखना है आपको। सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जरा सा आपको दिखा देता हूं, तस्वीर अगर हो तो। हाँ देखिए, यहां देखिए जो हमारा ये इक्वेटर है इसके आसपास का ये जो रीजन है ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन हो गया। और इसके बाद यहां तो थोड़ा सा ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये हमारा सब ट्रॉपिकल हो जाएगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा। तो इस रीजन में हमारा यहां पर ये जो लेटराइट सॉइल है ये सॉइल हमारा डेवलप होता है, और साथ में यहां पर अल्टरनेट गर्मी और ठंडा का सीजन आना चाहिए। अब यहां पर ये जो सॉइल है इसका फॉर्मेशन होता है जब इंटेंस लीचिंग होता है हेवी रेन से। इंटेंस लीचिंग मतलब कि एक प्रकार से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, उससे बहुत ज्यादा सॉइल के पार्टिकल्स बह रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक। ये सॉइल एसिडिक होते हैं और इनमें प्लांट न्यूट्रिएंट की काफी कमी होती है, और ये आपको सदर्न स्टेट में देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न घाट रीजन में, महाराष्ट्र, उड़ीसा वगैरह रीजन में देखने को मिलते हैं, जहां पर ये सॉइल है जहां पर आपको डेसिडिवस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को ये सपोर्ट करता है, वहां पर इस सॉइल में ह्यूमस काफी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। लेकिन जहां पर बारिश कम होती है या फिर जहां पर एक प्रकार से एरिड रीजन है, सेमी एरिड एनवायरनमेंट है, वहां पर इसमें ह्यूमस काफी कम होता है। मतलब कि लेटराइट सॉइल में अलग अलग इलाकों में अलग अलग फीचर देखने को मिलता है। जहां पर बारिश अच्छी है, वेजिटेशन अच्छा है, वहां पर ह्यूमस काफी अच्छा है। लेकिन जहां पर वेजिटेशन काफी कम है, बारिश काफी कम है, तो वहां पर ह्यूमस काफी कम होता है। ठीक है, ये सॉइल में इरोजन और डिग्रेडेशन का काफी ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये एक प्रकार से लैंडस्केप में इस प्रकार से स्लोप वगैरह इलाके में पाए जाते हैं। यहां पर बहुत अच्छे से अगर हम लोग सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक लगाएंगे तो यहां पर हम लोग अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं टी और कॉफी को प्रोड्यूस करने में। जो रेड लेटराइट सॉइल है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में, उसको हम लोग कैशनट वगैरह उगाने में अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने आ जाता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल आपका वैसे इलाके में पाया जाता है जहां पर बारिश वगैरह काफी कम होती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारे देश के नक्शे में देखिए तो आपको लेटराइट सॉइल कहां भी मिल रहा है, तो यहां पर देखिए यहां है आपका लेटराइट सॉइल, यहां पर है लेटराइट सॉइल, यहां पर है कुछ कुछ इलाकों में, इन इलाकों छोटे छोटे इलाकों में देखने को मिल रहा है, यहां पर है लेटराइट सॉइल और यहां पर है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारा एरिड सॉइल हमारे देश में यहां पर जो थार डेजर्ट का रीजन है, राजस्थान का रीजन है, वहां पर देखने को हमें मिलता है। तो एरिड सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो एरिड सॉइल के बारे में कहता है कि एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। टेक्सचर इनका कैसा होता है, सैंडी होता है, और नेचर कैसा होता है, सलाइन होता है। इन सम एरियाज द salt content is very high and commonly salt is obtained by evaporating the water। कुछ इलाकों में salt content भी बहुत ज्यादा होता है। Due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster and soil lacks humus and moisture। तो भाई देखिए ये जो एरिड सॉइल होता है ये कहां पाया जाता है, एरिड क्लाइमेटिक रीजन में, जहां पर बारिश काफी कम होती है। तो इस इलाके में क्या होता है, यहां पर आपको टेम्परेचर काफी हाई होता है जहां पर ये सॉइल पाया जाता है, यहां पर इवापोरेशन काफी फास्ट होता है, और यहां पर सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर काफी कम होते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि द लोअर होराइजन्स ऑफ सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़। जो सॉइल के लोअर होराइजन्स होते हैं, मतलब जो सॉइल के नीचे के लेयर्स होते हैं, उसमें कंकड़ काफी पाया जाता है, और कंकड़ लेयर का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन की वजह से यहां पर वाटर का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। मतलब कि जैसे बारिश होगी तो जमीन के अंदर पानी नहीं जाने पाता है, क्योंकि एक पूरा लेयर कंकड़ का फैला हुआ रहता है। कहता है कि आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। जैसे कि यहां पर बात है कि आप अगर राजस्थान में देखें, वेस्टर्न राजस्थान में, तो वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज आपका आजकल काफी बढ़ चुकी हैं, इसलिए वहां पर खेती वगैरह काफी अच्छी होने पा रही है। उसी के बारे में कहता है कि अगर इस प्रकार से हम लोग एग्रीकल्चर इरिगेशन अच्छी तरीके से करेंगे तो इस जमीन के ऊपर भी खेती अच्छी तरीके से की जा सकती है। अब यहां पर देखिए एरिड सॉइल का तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर लेटराइट सॉइल का तस्वीर देख सकते हैं। इसका कलर इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे यहां पर हमारे सामने है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल मतलब क्या, मतलब जहां पर फॉरेस्ट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी फॉरेस्ट होगा तो वो फॉरेस्ट सॉइल कहलाएगा, नहीं। यहां पर बात किया जाता है हिली और माउंटेनियस एरियाज में, इन इलाकों में स्लोप पर जो हमारा सॉइल पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। कहता है कि द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। जो सॉइल का टेक्सचर है वो कोई निश्चित नहीं है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार के सॉइल टेक्सचर हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पर हमें रेडिश मिलेगा, कहीं पर किसी और कलर का मिलेगा, ठीक है। कहता है कि दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप। मतलब कि स्लोप में अगर हम लोग जाएं तो कुछ इलाकों में हमें लोमी और सिल्टी मिलेगा, और कुछ इलाकों में कोर्स ग्रेन मिलेगा। मतलब कि स्लोप में अगर ऊपर इलाके में जाइएगा तो वहां पर कोर्स ग्रेन मिलेगा, नीचे इलाके में वैली रीजन में आएगा तो वहां पर आपको सिल्टी मिलेगा, ठीक है। आगे कहता है कि इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय दिस सॉइल एक्सपीरियंस इनंडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ वैली पार्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। कुछ इलाकों में जो आपको रिवर के आसपास के इलाके होंगे वहां पर सॉइल काफी फर्टाइल होता है। और वैसे तो अगर हम लोग देखें तो हिमालय के रीजन में बहुत सारे रीजन में जंगल हमें देखने को मिलते हैं, वहां पर ये एक प्रकार से फर्टाइल ही होते हैं, काफी फर्टाइल होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे हमारे सामने टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। अब यहां पर देखिए सॉइल इरोजन का मतलब क्या, सॉइल इरोजन का सिंपल मतलब है कि सॉइल का जो लेयर है वो एक प्रकार से क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है, वहां से गायब हो रहा है, खत्म हो रहा है। चाहे वो एयर की वजह से हो, विंड की वजह से, या फिर वाटर के फ्लो की वजह से हो, या फिर किसी और तरीके से। तो यहां पर देखिए इस टॉपिक को मैं इससे नहीं पढ़ाऊंगा, इसके लिए मैंने अलग से पॉइंट बना करके रखे हैं, उससे मैं पढ़ा देता हूं। देखिए यहां पर यहां पर कंजर्वेशन यहां से मैं पढ़ा दूंगा, इरोजन हम लोग यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या कहता है कि द डिनंडेशन ऑफ द सॉइल कवर and subsequent washing down is described as soil erosion. The processes of soil formation and erosion go on simultaneously. Denudation नहीं, denudation अच्छा।
The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. कहता है कि देखो यहां पर जब सॉइल का ऊपर लेयर, सॉइल का जो कवर है, टॉप लेयर है, वो जब एक प्रकार से वॉश डाउन कर जाए, बह जाए, गायब हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है। अब सॉइल इरोजन ऐसा नहीं है कि कुछ खास कंडीशन में होता है, नहीं, वो हमेशा होते रहता है। सॉइल का फॉर्मेशन और सॉइल का इरोजन एक साथ होते रहता है, हमेशा होते रहता है, और ये बैलेंस में चलता है, ठीक है, दोनों के बीच में हमेशा एक बैलेंस रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग एक प्रकार से ह्यूमंस ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिससे कि ये बैलेंस थोड़ा गड़बड़ा जाता है। यही चीज कहता है कि sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining. While natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion, the running water cut through clay soil and make a deep channel as gullies. अब यहां पे आ गया एक टाइप ऑफ इरोजन। तो यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, टाइप ऑफ इरोजन पढ़ लेते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इरोजन में सबसे पहले हमारे सामने क्या आ गया? गली इरोजन आ गया। गली इरोजन में क्या होता है? गलीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गली का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये देखिए इस प्रकार से, यहां पर आपको दिया गया है तस्वीर। गली इरोजन मतलब कि एक प्रकार का चैनल में यहां पर कट कर रहा है हमारे सॉइल को। इस प्रकार से जो इरोजन होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? गली इरोजन कहलाएगा, ठीक है। और यहां पर इसकी वजह से जो हमारा लैंड होता है वो यूज करने के लायक नहीं होता, कल्टीवेशन के लायक नहीं हो जाता। इस वजह से इस लैंड को हम लोग क्या बोल देते हैं? बैड लैंड बोल देते हैं। आगे कहता है कि चंबल बेसिन में इस प्रकार के लैंड को रेवाइंस बोला जाता है, ठीक है। कई बार वाटर जो है वो पूरे लेयर को साफ कर देता है। जैसे हमारा जमीन है, उस जमीन के पूरे लेयर को, जैसे यहां पर जितना भी आप मिट्टी देख रहे हैं, इसके ऊपर के एक लेयर को ही पानी बहा करके ले जाएगा। तो इस प्रकार का जब इरोजन होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस इरोजन को हम लोग शीट इरोजन बोलते हैं। मतलब शीट जैसा एक लेयर हमारा गायब हो गया हमारे अर्थ पर से, तो वो हमारा क्या हो गया? शीट इरोजन हो गया। और यहां पर विंड इरोजन तो आपको पता ही होगा कि विंड जब ब्लो करता है और विंड की वजह से जो सॉइल के पार्टिकल्स उड़ जाते हैं, धूल उड़ जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है? विंड इरोजन हो जाता है। सॉइल इरोजन आपको कई और चीजों की वजह से होता है। जब हम लोग क्या करें, फार्मिंग सही तरीके से नहीं करते हैं, अलग अलग गलत तरीके से फार्मिंग करते हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम लोग कई सारे स्टेप्स उठा सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लाविंग कर सकते हैं, या फिर एक प्रकार से टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, और भी चीजें कर सकते हैं। तो आइए इसको जरा सा हम लोग समझ लेते हैं कि भाई सॉइल कंजर्वेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। मतलब जब हम लोग एग्रीकल्चर करें, प्लाविंग करें, तो किस प्रकार से करें कि हम लोग का सॉइल इरोजन ना हो। तो सबसे पहला तरीका इसमें क्या है? कॉन्टूर प्लाविंग है। कॉन्टूर प्लाविंग कहने का मतलब क्या है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? कॉन्टूर तैयार करते हैं। जैसे स्लोप है, इस प्रकार से स्लोप में हम लोग क्या करेंगे? यहां पर ट्रेंचेस बना देंगे, गड्ढे बना देंगे इस प्रकार से, ऐसे हम लोग स्लोप के परपेंडिकुलर गड्ढे बना देंगे। तो जब हम यहां पर क्या करेंगे, जब हमारा यहां पर पानी बहेगा, पानी के साथ यहां पर सॉइल जो है वो बह करके नीचे की ओर जाएगा, इरोजन होगा, तो वो नीचे की ओर आते आते इस गड्ढे में आकर के जमा हो जाएगा, यहां पर आकर के जमा हो जाएगा और आगे की ओर वो नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से कॉन्टूर प्लाविंग करके हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं? यहां पर हम लोग सॉइल इरोजन को होने से रोक सकते हैं। दूसरा तरीका यहां पर क्या है? दूसरा तरीका है टेरेस कल्टीवेशन, यानी सीढ़ीदार खेती। यहां पर हम लोग स्लोप पर, ये जनरली पहाड़ों में किया जाता है जहां पर फ्लैट सरफेस नहीं होता है, यहां पर सीढ़ी के रूप में यहां पर हम लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। तो यहां पर इससे एक प्रकार से हमारा क्या होता है? सॉइल इरोजन को हम लोग रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला तरीका क्या है? स्ट्रिप क्रॉपिंग। मतलब यहां पर हम लोग क्या करें, एक बहुत बड़ा जमीन है, फ्लैट जमीन है, वहां पर इरोजन हो सकता है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रिप के फॉर्म में एग्रीकल्चर करते हैं, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं? एक प्रकार से सॉइल इरोजन को यहां पर रोकते हैं। कैसे? तो यहां पर ऐसा होता ये है कि हम लोग यहां पर दो प्रकार के क्रॉप को लगाते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से चूज किया जाता है, जिसमें कि एक क्रॉप जो होगा वो थोड़ा हाइट ज्यादा होगा, एक कम होगा, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बैठाया जाता है, जिससे कि विंड का जो इफेक्ट है सॉइल के ऊपर उसको कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके, और इस स्ट्रिप क्रॉपिंग की वजह से भी हम यहां पर क्या कर पाते हैं? सॉइल इरोजन को रोकने पाते हैं।
इसके बाद अगला तरीका है शेल्टर बेल्ट, यानी कि जो हमारा खेत है, खेत के चारों ओर हम बड़े बड़े पेड़ लगा देंगे, जिससे कि हमारा यहां पर जब हवा आएगा तो ये पेड़ हमारा इस सॉइल को बचाने का काम करेगा और यहां से इरोजन को रोकेगा। तो ये शेल्टर बेल्ट भी एक तरीका है जिसकी मदद से हम यहां पर सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से हम लोग सॉइल इरोजन रोकते हैं। तो ये सारे तरीके आपने सॉइल इरोजन के समझ लिए, रोकने के आपने समझ लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो हमारा ये चैप्टर यहां पर समाप्त होता है, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।